जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है, उसके बारे में हम श्री अनुराग बेहार जी से बातचीत करेंगे। हाँ, हाय। हाय। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ आज जुड़ने के लिए और आपके बहुत ही व्यस्त कार्यक्रम में से समय निकालने के लिए। पर मुझे ये भी पता है कि शिक्षकों के साथ संवाद करने की जब भी बात आती है तो आप सहर्ष समय निकाल लेते हैं। इसलिए ये हमारे लिए बहुत नई बात नहीं है कि शिक्षकों के साथ चर्चा बातचीत के लिए आपसे गुज़ारिश की जाए तो आप हमारे बीच में मौजूद होंगे। आपका बहुत स्वागत है और बहुत संक्षेप में आपका परिचय अगर मैं दूँ तो आपकी शुरुआती जीवन आपने रायपुर, छत्तीसगढ़ और भोपाल, मध्य प्रदेश में बिताई, यहाँ पले-बढ़े और उसके बाद आप त्रिची के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी इलेक्ट्रिकल व इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग की आपने पढ़ाई की और फिर ज़ेवियर स्कूल ऑफ मैनेजमेंट एक्सेलराई जमशेदपुर से आपने एमबीए किया। अनुराग ने बहुत लंबा समय विप्रो इंफ्रास्ट्रक्चर इंजीनियरिंग के सीईओ के रूप में काम किया और उसके बाद अब आप अज़ीम प्रेमजी फाउंडेशन के प्रमुख कार्यकारी अधिकारी हैं और अज़ीम प्रेमजी विश्वविद्यालय बेंगलुरु के शुरुआत से ही उसके फाउंडिंग वाइस चांसलर भी हैं। अज़ीम प्रेमजी फाउंडेशन का मुख्य काम जो है वो एक न्यायपूर्ण, समतामूलक, मानवीय और टिकाऊ समाज के निर्माण में योगदान देने के लिए प्रतिबद्ध है और लगभग पिछले 15 साल से अनुराग सार्वजनिक व्यवस्थाओं के बारे में काफ़ी ज़ोर-शोर से बातचीत करते रहे हैं और ख़ासकर शिक्षा के लिए सार्वजनिक व्यवस्था के गहरे महत्व के आप बहुत मुखर पैरोकार रहे हैं। पिछले कुछ सालों से आप पर्यावरणीय मुद्दों पर भी जुड़े हैं और आपके सरोकार के मुद्दों पर आप लगातार लिखते भी हैं। जैसे द मिंट में आपका जो पाक्षिक कॉलम है, वो हमें से कई साथी पढ़ते रहे हैं। तो इसके साथ ही मैं एक बार पुनः आपका स्वागत करते हुए बातचीत शुरू करती हूँ। नई शिक्षा नीति जैसे हमें पता है कि ये 2019 से इसकी तैयारी इसके बारे में ड्राफ्ट्स हम सबके सामने आता रहा और इसके बाद इसकी जो अंतिम स्वरूप है ये हमारे सामने जुलाई 2020 में जारी हुआ। और एक शिक्षा नीति को अगर हम देखें तो ये पूरे देश की शिक्षा को या पूरे देश की शिक्षा के विकास को एक मोटा मार्गदर्शन देने का या एक आधारभूत दिशा देने की ये जो शिक्षा नीति के दस्तावेज हैं ये काम करती हैं। और पहली बार ये 1964 से 66 के बीच में 64 में ये ज़रूरत महसूस की गई थी कि आज़ाद भारत के एक शिक्षा नीति होनी चाहिए कि किस दिशा में हमें अपने शिक्षण व्यवस्थाओं का विकास करना है और 1968 में पहली नीति हमारे सामने आई थी। फिर 1986 में उसमें कुछ तब्दीलियां करते हुए शिक्षा नीति हमारे सामने आई और अब 2020 में ये तीसरी नीति हमारे सामने प्रस्तुत है। तो हम शुरू इस बात से करेंगे अनुराग कि आप चूंकि इस नीति के निर्माण समिति का हिस्सा थे, तो आपकी नज़र में ऐसी कौन-सी खास इलाके हैं, कौन से खास विषय हैं, जहाँ पर आप देखते हैं कि शिक्षा की जो आज की चुनौतियाँ हैं, उसको दूर करने की दिशा में सक्रिय रूप से काम कर सकते हैं, कुछ नवाचार कर सकते हैं, कुछ अपने मेहनत से गढ़ सकते हैं शिक्षा के क्षेत्र में। तो इससे हम शुरू करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबको नमस्कार। और मुझे तो बहुत खुशी हो रही है कि ये मौका मिला मुझे आपसे बातचीत करने का। जैसा टुलटुल जी ने कहा, मेरा घर भोपाल है और होशंगाबाद बहुत आना जाना होता था, तो मैं भी वहीं का हूँ। जो टुलटुल जी ने बात उठाई, राष्ट्रीय शिक्षा नीति का शिक्षकों और शिक्षकों के काम से संबंध, आप लोग सब साथी लोग जो हैं कॉल पे अगर माइक बंद कर दें तो अच्छा होगा, वरना जैसा पहले भी कहा जा रहा था सुनाई नहीं देता है। तो मैं ये कह रहा था कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, उसका शिक्षकों से संबंध, उनके काम से संबंध
अ, उससे उस नीति से क्या प्रोत्साहन मिलता है, क्या सहूलियतें होंगी, इस बारे में बातचीत करें। इससे पहले मुझे लगता है कि मैं शायद नई शिक्षा नीति के कुछ आधारभूत सिद्धांतों के बारे में बात कर दूं। और वो मुझे लगता इसलिए है ज़रूरी है क्योंकि इतनी व्यापक शिक्षा नीति है। जैसा आपको मालूम है कि 86 के बाद पहली बार भारतवर्ष के पूरे शिक्षा तंत्र को अर्ली चाइल्ड एजुकेशन से लेके डॉक्टरल तक और स्कूल कॉलेज के अंदर और बाहर भी उसको देखने के लिए ये एक वीडियो तरीका है। बना के यहाँ कर दिया। तो ये जो साथी जिनका नाम 60AF8FFA है, उनका बार बार माइक अनम्यूट हो जा रहा है। तो ये इस तरह की जो एक व्यापक पहल है, उसके लिए मेरे ख्याल से जरूरी है कि हम पहले सिद्धांतों को देखें एक बार, और सिद्धांतों के क्या फिर उसके मायने क्या हैं, उसके मतलब क्या है, हम उनको देखें। तो अगर ये ठीक है टुलटुल, तो मैं पहले कुछ सिद्धांतों के बारे में बात कर लेता हूँ। जी जी बिल्कुल अनुराग। और ये 60AF8FFA और शीलता टेकाम मैडम, आप दोनों के बार बार अनम्यूट हो जा रहे हैं, तो आप प्लीज थोड़ा ध्यान रखें। जी अनुराग, बिल्कुल। थैंक यू। तो कुछ सिद्धांतों के बारे में बात करूंगा, और मेरे ख्याल से सिद्धांतों के बारे में बात करूं उससे पहले मैं ये कह सकता हूं कि जिस प्रारूप का उल्लेख किया था, ड्राफ्ट नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, जो 2019 के मई में भारत सरकार को हम लोगों ने सबमिट की थी, उसके बाद फिर उस प्रारूप को, जो 484 पेज का था, बहुत लंबा डॉक्यूमेंट था, उस 484 पेज के डॉक्यूमेंट को फिर पब्लिक कमेंट के लिए रखा गया 30 मई 2019 को। और 30 मई 2019 से 15 अगस्त 2019 तक वो पब्लिक कमेंट के लिए डॉक्यूमेंट था। करीब 3 लाख उस दौरान करीब 3 लाख सजेशंस, कमेंट्स आए, और इस देश के हर कोने कोने से सजेशंस, कमेंट्स थे। हर तरह के काम में लगे हुए लोगों से थे, शिक्षकों से थे ही, आम जनता से थे, छात्रों से थे, ऐसे लोग जो शिक्षण व्यवस्था से जुड़े हैं उनसे थे, रिसर्चर साइंटिस्ट से थे, पॉलिटिशियंस से थे, तरह तरह के लोगों से 3 लाख कमेंट थे। तो उस 3 लाख कमेंट के आधार पे उस प्रारूप को फिर थोड़ा रिवाइज किया गया, और वो डॉक्यूमेंट 484 पेज का था, वो फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उसको लिया। उसके बाद उसी डॉक्यूमेंट के आधार पर एक 66 पेज का उसका एक समरी बनाया गया है, जिसको दरअसल नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के रूप में यूनियन कैबिनेट ने, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, भारत सरकार ने जारी किया है। तो एक तो मेरी गुजारिश आपसे ये है कि जब हम इस शिक्षा नीति के बारे में बात करते हैं, तो कभी कभी अगर हम 66 पेज के डॉक्यूमेंट को देखते हैं तो कुछ चीजें साफ नहीं होती हैं, क्योंकि वो एक तरह से समरी है वो 484 पेज की। तो जब कोई चीज साफ नहीं होती है तो अच्छा है कि उसको 84 पेज के डॉक्यूमेंट, और वो भी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के वेबसाइट पे अवेलेबल है, उसको देख लिया जाए। दूसरी बात यह है कि ये जो इसको हम जब शिक्षा नीति कहते हैं, ये दरअसल कोई एक नीति नहीं है, एक नीति नहीं है। इसको हमको कहना चाहिए कि एक नीति का फ्रेमवर्क है, पॉलिसी फ्रेमवर्क है ये। इस पॉलिसी फ्रेमवर्क के अंदर कई तरह की नीतियां हैं, उसमें कई सारे लॉस को इम्पैक्ट होता है। तो ये अपने आप में एक तरह का फ्रेमवर्क है, और उस फ्रेमवर्क के अंदर बहुत सारी नीतियां, लॉज, तरह तरह की चीजें हैं, और इन सबको इम्प्लीमेंट करने के लिए बहुत काम करने की जरूरत है। अभी तो इम्प्लीमेंटेशन की शुरुआत ही हुई है। अगर आप शिक्षा नीति को देखेंगे तो वो शिक्षा नीति कई मामलों में ये कहता भी है कि ये इसका इम्प्लीमेंटेशन तो अभी हो सकता है अगले 1 आध साल में, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनको पूरी तरह से इम्प्लीमेंट करने के लिए 10-15 साल लगेंगे। तो इस बात का हम ख्याल रखें, जो भी शिक्षा नीति है वो एक तरह से एक नीति नहीं है, बल्कि एक पूरा फ्रेमवर्क है। और दूसरा कि उसको इम्प्लीमेंट करने में कुछ चीजें तो शायद आज इम्प्लीमेंट हो सकती हैं, लेकिन कई चीजें ऐसी हैं जिनको इम्प्लीमेंट करने में बहुत वक्त लगेगा।
तो इसके साथ मैं आपके समक्ष कुछ ऐसी ऐसी चीजें रखता हूं जो मेरे समझ में इस नीति के बुनियादी सिद्धांत हैं। पहला सिद्धांत तो ये है कि ये शिक्षा नीति साफ है कि शिक्षा के उद्देश्य क्या होने चाहिए। इस नीति के हिसाब से शिक्षा के उद्देश्य जो हैं वो एक अच्छे मनुष्य और अच्छे समाज की संरचना है। और ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि शिक्षा नीति ये कहती है कि शिक्षा का उद्देश्य अच्छे समाज और अच्छे मनुष्य की संरचना है। और वो इसलिए महत्वपूर्ण बात है क्योंकि आज की दुनिया में इस तरह की शिक्षा नीति कह भी सकती थी कि शिक्षा का मूल उद्देश्य जो है वो एम्प्लॉयमेंट है, एम्प्लॉयबिलिटी है, हम लोगों को आजीविका का साधन दें, यही शिक्षा का उद्देश्य है, ये ऐसा कह सकती थी। लेकिन ऐसा नहीं कहा है और इसमें कोई नई बात नहीं है। लेकिन हमारे 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 शिक्षा तंत्र की जो कमिटमेंट्स हैं पिछले 70 साल की, उसको इस तरह से स्ट्रांगली फिर से रीअफर्म करना, उसको जोड़ देना, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि हमारी शिक्षा तंत्र का, भारत में शिक्षा का उद्देश्य जो है अच्छे समाज और अच्छे मनुष्य की संरचना है। और अच्छा समाज और अच्छा मनुष्य किस तरह का, वो जो हमारे संवैधानिक मूल्यों को जीवंत करता है। हमारे संवैधानिक मूल्य हमारे संविधान में अपने आप को हमने वायदे किए हैं 1950 में, उनको जीवंत करता है। ऐसे समाज और ऐसे मनुष्य की संरचना शिक्षा का उद्देश्य है। तो ये पहला बुनियादी सिद्धांत। दूसरा बुनियादी सिद्धांत है कि शिक्षा जो है वो एक सामाजिक मानवीय प्रक्रिया है। फिर मेरे ख्याल से आज के समय में शिक्षा को एक देखने के तरीके हैं जिसको कुछ लोग तो एक एक्सट्रीम में बिजनेस के रूप में देखते हैं, कुछ लोग शिक्षा को एक टेक्नोक्रेटिक, मतलब एक तकनीकी चीज समझते हैं। उस तरह की बातों से भी ये इस तरह का एक व्यापक फ्रेमवर्क जो है वो इन्फ्लुएंस हो सकता था। लेकिन बहुत अच्छा है कि जितना वाइड स्प्रेड कंसल्टेशन किया हमारी कमेटी ने, ये बात साफ हो गई कि शिक्षा को हमको देखना ही पड़ेगा एक सामाजिक मानवीय प्रक्रिया के रूप में, अ सोशल ह्यूमन प्रोसेस। इट इज नॉट अ टेक्नोक्रेटिक थिंग, इट इज नॉट अ, ऑफ कोर्स इट्स नॉट अ बिजनेस। तो ये दूसरा सिद्धांत है कि शिक्षा एक सामाजिक मानवीय प्रक्रिया है। सामाजिक मानवीय प्रक्रिया का मतलब क्या है? मतलब यही है कि शिक्षा होती वह है जो छात्र और शिक्षक के बीच में, छात्र और छात्र के बीच में, शिक्षक और शिक्षकों के बीच में जो संबंध होते हैं उसके आधार पर होते हैं। इन मानवीय संबंधों के बिना, इन सामाजिक प्रक्रियाओं के बिना शिक्षा नाम की कोई चीज होती नहीं है। दरअसल नीति का यह भी कहना है, और इन शब्दों में भले ही ना कहे क्योंकि इस तरह से कहना नहीं चाहिए नीति में, लेकिन नीति का यह भी कहना है कि दरअसल अगर शिक्षक हैं और छात्र हैं तो अच्छी शिक्षा हो सकती है। बिल्डिंग है, टॉयलेट है, टेक्स्ट बुक है, यूनिफॉर्म है, ये सब चीजें जरूरी हैं। हमारे सब छात्रों को इन सब चीजों को मुहैया कराना चाहिए, होना ही चाहिए। लेकिन शिक्षा का मूल जो है वो शिक्षक और छात्र के बीच में, इसीलिए इसको सामाजिक मानवीय प्रक्रिया माना गया है इस नीति में। तीसरी बात है कि अगर ये एक सामाजिक मानवीय प्रक्रिया है शिक्षा, और इसके उद्देश्य हैं इस तरह की समाज की संरचना जो हमारे संविधान में लिखित है, तो ऐसी शिक्षा केवल एक सार्वजनिक शिक्षा तंत्र के आधार पर हो सकती है। इस मसले पे कई जगह पर पिछले 6-8 महीने में, 9 महीने में मैं अलग अलग तरह के लेख देखे हैं जो ये कहती है कि शायद ये नीति जो है वो सार्वजनिक तंत्र को पर उतना जोर नहीं देती है। लेकिन अगर आप उसको पढ़ेंगे, अगर 66 पेज को पढ़ेंगे, उससे 484 पेज को पढ़ेंगे, तो ये बात साफ हो जाती है कि ये कहती है कि हमारे देश में, और न केवल हमारे देश में, किसी भी देश में अच्छी शिक्षा, और ऐसी अच्छी शिक्षा जो उस तरह के उद्देश्य हैं, ऐसी अच्छी शिक्षा का आधार केवल एक सुदृढ़ सार्वजनिक शिक्षा तंत्र ही हो सकता है। और इसलिए शिक्षा नीति बिल्कुल बेहिचक इस बात को कमिट करती है कि सार्वजनिक शिक्षा तंत्र को सुदृढ़ भी किया जाएगा और फैलाया भी जाएगा। तो ये तीसरा मुख्य सिद्धांत है। चौथा मुख्य सिद्धांत है कि अगर शिक्षा के उद्देश्य वह हैं और शिक्षा एक सामाजिक मानवीय प्रक्रिया है, तो इसकी इस प्रक्रिया में सबसे अहम भूमिका, हमारे शिक्षा तंत्र में सबसे अहम भूमिका शिक्षक की है। और
हमको वो सारे प्रयास और वो सारे एक्शन लेने पड़ेंगे जिसकी जरूरत है, जिससे शिक्षक को वो सारा सपोर्ट, वो सारा इज्जत, इज्जत में एक डीप सेंस में कह रहा हूं, उसका एक सामाजिक स्थान मिल सके। उसका मतलब ये नहीं है कि हम कहते रहें कि शिक्षक को इज्जत, उसका मतलब ये है कि शिक्षक को वो इज्जत अगर वो समाज में जगह देनी है तो उसको एनेबल करना पड़ेगा, उसको सपोर्ट करना पड़ेगा। तो शिक्षा के उद्देश्य क्या हैं? शिक्षा एक सामाजिक मानवीय प्रक्रिया है। सार्वजनिक शिक्षा तंत्र ही अच्छी शिक्षा का आधार हो सकता है। और शिक्षकों की अहम भूमिका, और जो शिक्षकों की अहम भूमिका का सिद्धांत है उसको मैं एक अलग ढंग से अगर कह सकूं तो वो ये है कि शिक्षा नीति ये कहती है कि हम कहते रहते हैं कि स्टूडेंट सेंट्रिक एजुकेशन होना चाहिए। शिक्षा नीति तो ये कहती है कि स्टूडेंट सेंट्रिक एजुकेशन अगर हमें चाहिए, उससे पहले हमें टीचर सेंट्रिक एजुकेशन करना पड़ेगा। अगर हम टीचर सेंट्रिक एजुकेशन नहीं करेंगे तो हम स्टूडेंट सेंट्रिक एजुकेशन कर ही नहीं सकते। पांचवा सिद्धांत है, मेरे ख्याल से बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत है पांचवा सिद्धांत, और उसको अगर हम बारीकी से समझने की कोशिश करें तो हमें अपनी जिंदगी में वो रोज नजर आता है। और पांचवा सिद्धांत ये है कि हमारे शिक्षा तंत्र में अगर हमें गुणवत्ता चाहिए तो हमें पहले समानता के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। समानता अगर स्थापित करेंगे, इक्विटी अगर होगी तो क्वालिटी आएगी। इक्विटी विल लीड क्वालिटी। समानता के जरिए गुणवत्ता। ये बात जो है मुझे पर्सनली बहुत बहुत अच्छी लगी कि पॉलिसी ऐसा कह सकती है। हम ये जानते हैं अपने ही शिक्षा तंत्र में, अपने रोजमर्रा के अनुभव में, दुनिया के अलग अलग शिक्षा तंत्रों में को देखकर, कि दरअसल सच्चाई यही है कि जिस भी शिक्षा तंत्र में वो शिक्षा तंत्र इंश्योर करता है, वो ये ऐसे माहौल बनाता है कि सब बच्चों को बराबरी की शिक्षा मिले, इक्विटेबल एजुकेशन मिले, जिसकी उनको जरूरत है, तो क्वालिटी अपने आप इंप्रूव होती है। ऐसे शिक्षा तंत्र जो क्वालिटी के ऊपर ध्यान देते रहते हैं, वहां ना तो क्वालिटी इंप्रूव होती है अधिकांशतः बच्चों के लिए, और ना इक्विटी होती है। तो ये पांचवा सिद्धांत है। छठा सिद्धांत, और वैसे मेरे अनुमान में इस नीति के जो पूरा दस्तावेज है उसमें करीब 19 या 20 मेरे ख्याल से बुनियादी सिद्धांत हैं। सबका तो उल्लेख मैं करूंगा नहीं। छठवें सिद्धांत के बाद मैं शिक्षकों की कुछ बातों पर चला जाऊंगा। छठा सिद्धांत यह है कि अगर हमको इस तरह की शिक्षा चाहिए जो जिसके ऐसे उद्देश्य हैं, सामाजिक मानवीय प्रक्रिया है, जहां हम शिक्षकों को एक महत्वपूर्ण अहम उनका स्थान दे रहे हैं, तो इसके लिए जरूरी है कि इस शिक्षा तंत्र में जो संस्कृति हो, इंस्टीट्यूशनल कल्चर, वो एम्पावरिंग हो, लोगों को संबल दे, लोगों को एम्पावर करे। ऐसा ना हो कि लोगों को रोक टोक का कल्चर हो, ऐसा ना हो कि उसमें एक इंस्पेक्टोरियल, हम ऊपर से देख रहे हैं और आपको निर्देश दे रहे हैं, वही करते रहिए। इसका एक बहुत फिर से आम उदाहरण है। अगर हम चाहते हैं कि हमारी शिक्षा से अच्छे मनुष्य की संरचना हो, और अच्छे मनुष्य का एक महत्वपूर्ण पहलू यह है कि वो अपने आप स्वतः सोचने की क्षमता रखता है, स्वतः प्रश्न उठाने की क्षमता रखता है। अगर इस तरह के छात्रों को हमको डेवलप करना है तो हम ये जानते हैं कि इसके लिए केवल जो कंटेंट है किताब का या सिलेबस का वो महत्वपूर्ण नहीं है, केवल वो महत्वपूर्ण नहीं है। इसके लिए ये जरूरी है कि जो आपके क्लासरूम का कल्चर है, आपके क्लासरूम में जो कल्चर है, जिस तरह की माहौल होता है वहां पर बातचीत करने का, एक दूसरे से प्रश्न पूछने का, सोचने का, गलतियां करके सीखने का, इस तरह का माहौल होना जरूरी है। लेकिन क्लासरूम में इस तरह का माहौल जहां पर प्रश्नों को पूछने का ना केवल फ्रीडम है, स्वतंत्रता है, बल्कि उसको एनकरेज किया जाता है, सराहा जाता है,
ऐसा कल्चर क्लासरूम में तो पैदा तभी हो सकता है या उसका संरक्षण तभी हो सकता है जब स्कूल भर में पूरा कल्चर हो। मान लीजिए स्कूल में कल्चर है कि प्रश्नों को दबाया जाए, लोगों की बात ना सुनी जाए, लोगों से बातचीत ना की जाए, तो फिर क्लासरूम में वो कल्चर कैसे होगा? उसी तरह से मान लीजिए ब्लॉक में, जिले में, पूरे शिक्षा तंत्र में अगर कल्चर है कि किसी की बात नहीं सुनी जाती, सब व्यक्तियों को संशय की नजर से देखा जाता है, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि फिर स्कूल में एक ट्रस्ट का कल्चर होगा? तो जो छठा सिद्धांत है वो ये है, अगर हम इस तरह की शिक्षा चाहते हैं तो हमें बहुत सारे काम करने पड़ेंगे, बहुत सारे। लेकिन उनमें से एक प्रमुख मुद्दा ये है कि हमारी शिक्षा की संस्कृति को बदलना होगा, क्लासरूम से शिक्षा सिस्टम तक पूरा। इसके लिए कई पहलुओं पर काम करना पड़ेगा कि बीओ का रोल क्या होता है, डीओ का रोल क्या होता है, कमिश्नरेट क्या करता है, डायरेक्टरेट क्या करता है, और रेगुलेटर क्या करता है। तो ये 6 सिद्धांत जिनका मैं उल्लेख करना चाहता था। इसके बाद मैं कुछ शिक्षकों और हम बात करूंगा, फिर टुटुल जी मैं आपको वापस दे दूंगा। वो ये है, तो कुछ ऐसी चीजों की बात करता हूं जिनका इन मूल सिद्धांतों से सीधा वास्ता है। पहला है कि अगर आप तो 66 पेज की पॉलिसी में जाएंगे या 484 पेज की पॉलिसी में जाएंगे, तो उसमें एक चैप्टर है टीचर्स एंड टीचर एजुकेशन। उसको आप जरूर पढ़िएगा। तो उसमें वो यही कहता है कि अगर शिक्षक का स्थान इतना महत्वपूर्ण है तो ये शिक्षा, ये बिल्कुल बुनियादी सी बात है कि शिक्षक को उसकी जो बेसिक, बिल्कुल ही सिंपल सी जो नीड्स हैं उनको फुलफिल होना चाहिए शिक्षा तंत्र के द्वारा। कौन कौन सी बेसिक नीड्स हैं कि भाई कोई क्लासरूम है कि नहीं, बैठने की जगह है कि नहीं, टॉयलेट है कि नहीं, टॉयलेट में पानी आता है कि नहीं, बच्चों को किताबें मिली कि नहीं मिली, है ना। तो इस तरह की बेसिक, कितने नियुक्त हुए हैं टीचर। अगर हम ये समझते हैं कि एक ही टीचर 60 बच्चों को पढ़ा सकता है, या ऐसा टीचर जिसने कभी गणित खुद ने नहीं पढ़ा हो और उससे हम लोग ये अपेक्षा रखते हैं कि वो 8वीं में गणित पढ़ाए, तो ये भी मुश्किल है। तो शिक्षा तंत्र को ये जो हम बेसिक नीड्स हैं उनको पूरा करना पड़ेगा, तभी शिक्षकों को उनका वाजिब स्थान मिलेगा और तभी वो अपना काम पूरी तरह से कर पाएंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि शिक्षा तंत्र ये कह रहा है कि एक दिन में इस चीज को पूरा कर दिया जाए, और इसलिए एक दूसरी तरफ से ये कहता है कि हमारे शिक्षा तंत्र का कल्चर यही होगा कि शिक्षक को पूरी तरह से एम्पावर किया जाए। दरअसल वो तो ये भी कहता है, ये पॉलिसी ये भी कहती है कि शायद एक समय ऐसा आएगा कि हमारे शिक्षा तंत्र में बदलाव इतने होंगे कि स्कूल में करिकुलम क्या होगा। आप जरा सोच के देखिए इस बात, स्कूल में करिकुलम क्या होगा उसको भी शिक्षक लोग ही डिसाइड करेंगे। वो ये नहीं कह रहा है कि आज ही हो सकता है, लेकिन जो डायरेक्शन है, जो दिशा है, वो ये है कि टीचरों को इतना एम्पावरमेंट होना चाहिए कि वो करिकुलम ही खुद डिसाइड कर सके, बाहर से कोई ना डिसाइड करे। और वो ये इस आधार पे होगा कि भाई कोई एक राष्ट्रीय नेशनल करिकुलर फ्रेमवर्क होगा, उस करिकुलर फ्रेमवर्क के आधार पर करिकुलम को डिसाइड स्कूल कर सके। इस दिशा में बढ़ना चाहिए। याद रखिएगा मेरी बात को, ये नहीं कह रहा कि आज से ही ऐसा करना पड़ेगा, इसके लिए बहुत बहुत काम करने की जरूरत है। तीसरी चीज जिसका मैं उल्लेख कर देता हूं वो ये है कि वो ये कहता है कि, और इस बात पे भी मेरे ख्याल से जिन लोगों ने उसको पढ़ा है और एक मेरे ख्याल से क्रिटिकल आई से पढ़ा है, उन्होंने कुछ चीजों को गलत इंटरप्रेट किया है। वो ये है कि वो ये कहता है कि हमारे स्कूल जो है, सार्वजनिक शिक्षा तंत्र के स्कूल, उनको शायद स्कूल कॉम्प्लेक्स के रूप में ऑर्गेनाइज करना चाहिए। स्कूल कॉम्प्लेक्स मतलब कि जैसे क्लस्टर होते हैं, अगर 6-7 प्राइमरी स्कूल हैं और 2-3 अपर प्राइमरी हैं और एक हायर सेकेंडरी स्कूल है, तो इन सब 8-10 स्कूलों को एक स्कूल कॉम्प्लेक्स के रूप में मान के चलना चाहिए। और उसमें इस बात की समझ होनी चाहिए कि रिसोर्सेज को शेयर किया जाएगा, रिसोर्सेज को कम नहीं किया जाएगा, रिसोर्सेज को शेयर किया जाएगा।
उसका मतलब क्या है? एक एक एक्सट्रीम में उदाहरण देता हूं आपको। वो ये है कि आज हम अपने सरकारी स्कूलों को देखेंगे तो हम चाहते तो हैं, और एक्सट्रीम उदाहरण है, हम चाहते तो हैं कि वहां संगीत शिक्षक भी हों, स्पोर्ट्स टीचर भी हों, लेकिन सब जगह ऐसा हो नहीं पाता है। तो क्या ऐसा हो सकता है कि अगर हम क्लस्टर क्लस्टर को स्कूल कॉम्प्लेक्स कहते हैं, और दरअसल इस मामले में बातचीत जो है वो तो 1968 की पॉलिसी में शुरू हुई थी, अभी की बात नहीं है। तो क्या स्कूल कॉम्प्लेक्सेस में हम हर स्कूल कॉम्प्लेक्स में संगीत शिक्षक और स्पोर्ट्स शिक्षक नियुक्त कर सकते हैं, भले ही हम हर स्कूल में ना नियुक्त कर पाए? तो ये एक तीसरा है। चौथा मैं आपको एक और उल्लेख कर देता हूं, वो ये है कि वो ये कहता है कि शिक्षकों की जो दिशा है, वो दिशा हमेशा सतत ग्रोथ की है, सतत ग्रोथ की, प्रोफेशनल ग्रोथ की है। और इस सतत प्रोफेशनल ग्रोथ के लिए शिक्षकों को बहुत जरूरी है कि तरह तरह के अपॉर्चुनिटी मिले अपने प्रोफेशनल डेवलपमेंट के लिए। उसमें से एक तरह का महत्वपूर्ण अपॉर्चुनिटी है प्रोफेशनल डेवलपमेंट के लिए, इस तरह से शिक्षकों का साथ में आके बातचीत करना। वो जो स्कूल कॉम्प्लेक्स की बात है, उसमें से एक महत्वपूर्ण बात यह है कि नीति ये कहती है कि अगर हम स्कूल कॉम्प्लेक्स को स्थापित करेंगे तो वहां 25-30 टीचर साथ साथ मिलकर बातचीत कर सकते हैं, एक दूसरे से सीख सकते हैं, सिखा सकते हैं। तो टीचर प्रोफेशनल डेवलपमेंट के ऊपर बहुत जोर दिया गया है इस पॉलिसी में। उसके लिए यह कहा गया है कि साल में कम से कम 50 घंटे मुहैया कराने चाहिए शिक्षकों को अपने प्रोफेशनल डेवलपमेंट के लिए, और इस 50 घंटे के लिए बढ़िया अपॉर्चुनिटी उपलब्ध करानी चाहिए, और वो अपॉर्चुनिटी इस तरह की बातचीत भी है। मैं एक आखिरी मुद्दे का उल्लेख करूंगा, उसके बाद फिर हम और कुछ आप लोगों के प्रश्नों के आधार पर बातचीत कर सकते हैं, और वो ये है, और हमको यह ख्याल रखना चाहिए कि अंततः ये एक सरकारी दस्तावेज है। सरकारी दस्तावेज में जिस तरह की भाषा होती है, उस तरह की भाषा तो है, लेकिन कई जगह पर इसकी भाषा जो है वो बिल्कुल सच्चाई को दर्शाती है, कई जगह। उसमें से एक जगह है जहां ये शिक्षा नीति बात करती है हमारे टीचर एजुकेशन सिस्टम के बारे में, शिक्षक शिक्षण व्यवस्था के बारे में, बीएड, डीएड, डीएलएड के बारे में। और ये बात साफ साफ कहती है, जो अधिकांशतः सरकारी दस्तावेज कभी नहीं कहते हैं इस तरह की बात। वो ये कहती है कि इस शिक्षा व्यवस्था में बहुत समस्याएं हैं। कुछ मतलब बहुत सारे बीएड, डीएड कॉलेज तो ऐसे हैं जो कॉलेज ही नहीं है, जो दुकान बन गए हैं, जिनसे डिग्रियां खरीदी जा सकती हैं वहां बिना जाए। याद रखिए, ये सरकारी दस्तावेज है, वो ऐसी बात कहता है। तो ये जरूरी है कि शिक्षण तंत्र को पूरी तरह से आमूलचूल रूप में बदला जाए, वरना वरना हम इस बात को, और ये एक ही बात नहीं है, लेकिन एक बात ये भी है कि ये भूल जाते हैं कि अगर समाज को ये मालूम है कि आज शिक्षक शिक्षण की यह स्थिति है कि शिक्षक बनने के लिए जो डिग्री चाहिए उसको खरीदा जा सकता है, तो हम सोच सकते हैं कि समाज के दिल में, समाज के मन में क्या क्या स्थान होगा उस डिग्री के लिए, और उस डिग्री के लिए फिर जो लोग उसको ले रहे हैं तो उसके लिए फिर क्या स्थान होगा। और अगर हम ये कह रहे हैं कि शिक्षकों को उनकी राइटफुल जगह दिलानी है शिक्षा तंत्र में और समाज में, तो उनमें से एक जरूरी पहलू ये है कि शिक्षक शिक्षण को पूरी तरह से सुधारा जाए। और उसके लिए कई महत्वपूर्ण बातें शिक्षा नीति कहती है। उदाहरण स्वरूप ये कहती है कि कुछ 5 से 10 साल के वक्त में सारा शिक्षक शिक्षण बदल जाएगा। अब केवल 4 साल का इंटीग्रेटेड प्रोग्राम होगा, चाहे वो प्राइमरी के लिए हो, चाहे वो सेकेंडरी के लिए हो, सबके लिए हो। वो ये कहती है कि इस तरह का 4 साल का इंटीग्रेटेड प्रोग्राम केवल मल्टी डिसिप्लिनरी इंस्टीट्यूशंस में होगा। मल्टी डिसिप्लिनरी मतलब वो जो अलग थलग बीएड कॉलेज हैं, डीएड कॉलेज हैं, वहां नहीं कर सकते, उनको करना पड़ेगा कॉलेज और यूनिवर्सिटी में, जहां बीएससी, बीए सब प्रोग्राम है, जहां दूसरे डिसिप्लिन पढ़ाए जाते हैं। और इसके लिए वो ये भी कहती है, और बहुत महत्वपूर्ण बात है ये, कि रेगुलेशन को बदलना पड़ेगा। जो एनसीटी है, नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन, उसको ही बदलना पड़ेगा पूरी तरह से। तो शिक्षक शिक्षण के ऊपर बहुत जोर है, और हम सबको मालूम है
कि तरह तरह की समस्याओं का जड़ जो है वो शिक्षक शिक्षण भी है। तो ये कुछ मामले हैं जो शिक्षकों के लिए डायरेक्टली सीधा जिनका संबंध है शिक्षा नीति से। एक और बात मैं कह देता हूँ, वो ये है कि आप लोगों ने सुना होगा ये और पढ़ा भी होगा कि इस शिक्षा नीति का जो दिशा है वो ये है कि 2021 तक, इस साल के शायद अंत तक या हो सकता है जो 2022 तक, एक नया नेशनल करिकुलर फ्रेमवर्क आएगा। अभी तक हम लोग एनसीएफ 2005 की बात करते थे, अब एक एनसीएफ 2021 या एनसीएफ 2022 आएगा। उसके आधार पर स्कूली शिक्षा का एक रीस्ट्रक्चरिंग होगा समझिए, और उसको आप शायद ने उसको आपको पढ़ा होगा, उसको 5+3+3+4 कहा जा रहा है। और 5+3+3+4 का मतलब है कि आज जिसको हम लोग अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन कहते हैं, या जिसको हम आंगनवाड़ी में जिसके साथ डील करते हैं या डील करना चाहिए, पूरी तरह से होता नहीं है, 3 साल की उम्र से, 3 साल की उम्र से आज की जो पहली और दूसरी है, उन 5 सालों को साथ में देख के उसको फाउंडेशनल स्टेज कहा है पॉलिसी ने। और उसमें एक तरह का पेडागोजिकल अप्रोच है, जिसको अगर हम एक बहुत बहुत बेसिक तरीके से देखें तो वो एक प्ले बेस्ड अप्रोच है। खेल खेल के साथ बच्चों को पढ़ना लिखना सीखना, और पढ़ना लिखना मतलब अक्षरों की बात नहीं कर रहा हूँ, शिक्षा की बात कर रहा हूँ। और उसके बाद फिर आज का तीसरी चौथी पांचवी अगला चरण है, फिर छठी सातवीं आठवीं और 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं साथ में जो हायर स्कूल है। तो ये एक महत्वपूर्ण करिकुलर पेडागोजिकल रिस्ट्रक्चरिंग होगा। लेकिन एग्जैक्टली किस तरह से होगा, उसके बुनियादी सिद्धांत तो शायद हैं, लेकिन एग्जैक्टली कैसा होगा इसके लिए हमें जानने के लिए भी कुछ इंतजार करना पड़ेगा, जब तक एनसीएफ 2021 या 2022 नहीं आती। तो ये कुछ बातें शुरुआत में मैंने आपके साथ साझा कर दी हैं। बिल्कुल, अब जी ऐसी कुछ बातें बात कर सकते हैं जिसमें आपको मालूम है कि हमारे साथियों को दिलचस्पी है। जी जी बिल्कुल। कुछ सवाल जो है वो चैट पे भी आना शुरू हुए हैं। मैं और साथियों से भी गुजारिश करूंगी कि आप अपने सवाल अनुराग जी, मैं यदि आप इजाजत दे तो मैं कुछ पूछना चाहता हूँ आपसे। हाँ, कौन बोल रहे हैं आप? अपना पुरुषोत्तम दुबे, परिचय भी दे पुरुषोत्तम दीजिए। दुबे पिपरिया से, जी पुरुषोत्तम जी दुबे जी पिपरिया जी से। दुबे जी। मेरी पुरुषोत्तम जी, आप सवाल पूछ लीजिए, लेकिन मेरी गुजारिश सब साथियों से ये कि अगर चैट बॉक्स में लिखें तो बेहतर होगा, क्योंकि फिर उससे कॉल जी डिस्टर्ब भाई नहीं साहब, होता है। बहुत कम समय का है, कम समय का है, और मैं बस हाँ ठीक सिंपल सा रहा है। इसके बाद सब लोग चैट बॉक्स में लिखें। जी जी जी, तो बस निवेदन है अजीत जी, आपने बहुत शिक्षा के, पहले तो मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने नई शिक्षा के विषय में हम सब लोग के लिए एक नवीन तरीके से जानकारी दी है और हम उससे लाभान्वित हुए हैं। बहुत धन्यवाद के पात्र हैं आप। अपना विषय जो था कि जैसे कि कक्षा का माहौल और स्कूल का जो कल्चर, जिस पे आपने सिद्धांत 6 शिक्षा की संस्कृति को बदलना होगा, इस पर बहुत सुंदर विषय दिया। मेरा निवेदन यह था कि भारत का कल्चर ग्रामीण है। ऐसी स्थिति में क्या ऐसा नहीं लगता कि जितने भी शिक्षा में एक आमूलचूल परिवर्तन होते जा रहे हैं, उनका स्वरूप निजीकरण के माध्यम से व्यवसायीकरण की ओर जा रहा है? जबकि हमारी संस्कृति यह कहती है कि शिक्षा की संस्कृति को हमको बदलना है, क्योंकि शिक्षा बदलेगी तो हमारी समाज बदलेगी, समाज बदलेगा तो राष्ट्र बदलेगा। और शिक्षा का भाव हमेशा ये होता है कि शिक्षा हमेशा केंद्रीकरण होकर के नहीं रह जाना चाहिए। पूरा यदि उच्च स्थान पर है तो निचले स्तर तक शिक्षा जाना चाहिए, उसका विकेंद्रीकरण होना चाहिए। लेकिन आज के परिवेश में, जैसा माहौल मध्य प्रदेश के इस परिवेश में देखा जा रहा है, यह एक नया विषय आया है सीएम राइज करके, जिसका माध्यम ऐसा है कि जो विकेंद्रीकरण से केंद्रीकरण की ओर जाते हैं, कि जितने भी हमारे मुख्य सेंटर पर कुछ चिन्हित सीएम राज स्कूल चिन्हित करके भौतिक अधिक सुविधाएं दे करके छोटे छोटे विद्यालय के बच्चे वहां पर हटा करके एक वाहन दे करके हम व्यवस्था करेंगे। आप यह मेरा विषय, चूंकि आप बहुत अच्छे फाउंडेशन से जुड़े हुए हैं, शिक्षा नीति के आप मेंबर्स रहे, आप इस विषय को अच्छी तरीके से वहां पर रख सकते हैं कि जब हम शिक्षा में के माध्यम से भारत के अंतिम नागरिक को शिक्षित करना चाहते हैं, और ऐसी उस माध्यम से हमने नए परिवर्तन भी करके वहां पर शिक्षा गारंटी केंद्र खोले, टोले टोले में जाकर के खोले हमने, हर 3 किलोमीटर तक माध्यमिक हाई स्कूल खोले। अब ऐसी स्थिति में आज हम उन विद्यालयों को हटा करके एक सीएम राज के माध्यम से कर रहे हैं, तो कहा ऐसा नहीं लग रहा है कि हमारा देश अप्रत्यक्ष रूप में बिकता हुआ दिख रहा है, या समाज की जो शिक्षा है उसको छीन करके एक व्यवसायी लोगों के हाथ में सौंपी जा रही है? बस छोटा सा प्रश्न। बहुत बहुत धन्यवाद।
शुक्रिया दुबे जी। छोटा सा तो नहीं, बहुत लंबा सा भी प्रश्न है। अनुराग, आप अभी इसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? आपका म्यूट है। हाँ, कह देता हूँ। नहीं, अगर आपको लगता है कि आप और कुछ पूछना चाहती हैं तो मैं उसके बाद कह सकता हूँ, लेकिन अभी भी कह सकता हूँ। हाँ, आप देखिए, शुरू कीजिए, क्योंकि दुबे सर बेचैन होंगे अगर उनके सवाल का जवाब नहीं आएगा, तो उसी से शुरू करते हैं। वो बड़ी बेचैनी से उन्होंने सवाल रखा आपके सामने है। देखिए, पहली बात तो ये है कि अ, ये जो बच्चों का पलायन है सार्वजनिक शिक्षा तंत्र से निजी स्कूलों की तरफ, वो तो पिछले 15-20 साल से बहुत जोर से चल रहा है। तो वो पिछले 1-2 साल की तो कोई बात है नहीं। तो अगर ये पिछले 15-20 साल से चल रहा है तो हमको कुछ सवाल तो अपने आप से पूछने चाहिए कि ऐसा होता क्यों। दूसरी बात यह है कि ये जो शिक्षा नीति है, मैं इस शिक्षा नीति के बारे में बात करूंगा पहले, इसके इम्प्लीमेंटेशन के बारे में बाद में बात करूंगा, और फिर मध्य प्रदेश में क्या हो रहा है उसके बारे में तो मैं कुछ कमेंट ही कर सकता हूँ। ये शिक्षा नीति जो है, शिक्षा नीति बिल्कुल ही अनएम्बिगुअस है। अनएम्बिगुअस मतलब बिल्कुल साफ कि अच्छी शिक्षा का आधार सार्वजनिक शिक्षा तंत्र ही हो सकता है, और इसके लिए हमको सार्वजनिक शिक्षा तंत्र को सुदृढ़ करना पड़ेगा। अगर आप एक चीज देखना चाहें शिक्षा नीति में, तो शिक्षा नीति जो है वो ये कमिट करती है कि पब्लिक एक्सपेंडिचर, सार्वजनिक जो खर्चा है, सार्वजनिक पूंजी का खर्चा है, वो डबल किया जाएगा। डबल मतलब जब शिक्षा नीति का प्रारूप बनाया गया था जिस साल में, उस साल अगर हम सारे सरकारों का एक्सपेंडिचर लें, सारे सरकार मतलब भारत सरकार और स्टेट सरकार का, उसका 10% जो है भाग सार्वजनिक शिक्षा में निवेश होता था। तो पॉलिसी का कमिटमेंट ये है कि उस 10% को 20% किया जाएगा, डबल किया जाएगा। क्योंकि डबल किए बिना शिक्षा नीति के हिसाब से उस तरह के इंप्रूवमेंट्स जिनकी बात की जा रही है सार्वजनिक शिक्षा तंत्र में, उनको करना बड़ा मुश्किल है। क्योंकि हम अच्छी बातें तो कर सकते हैं, लेकिन अगर उन अच्छी बातों के साथ साथ अच्छा पैसा नहीं लगाएंगे तो ये सब कहने की बातें हैं। तो इसलिए शिक्षा नीति जो है वो कमिट करता है वेरी क्लियरली कि एक्सपेंडिचर को डबल किया जाएगा, और उसको डबल क्यों किया जाएगा? सार्वजनिक शिक्षा तंत्र को सुदृढ़ और फैलाने के लिए किया जाएगा। और उन सारे पहलुओं में, चाहे वो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर की बात है, चाहे वो टीचर अपॉइंटमेंट की बात है, चाहे वो ये बात है कि जो हमारे यहाँ कई राज्यों में है, मध्य प्रदेश में भी है, कि अलग अलग कार्डर के टीचर होते हैं। कुछ लोग कॉन्ट्रैक्ट पे हैं, कुछ लोग परमानेंट हैं, ऐसा है, तरह तरह के हैं, काम उसी तरह का कर रहे हैं लेकिन अलग अलग। तो शिक्षा नीति कमिट करती है कि भाई शिक्षकों को अगर आप एक ही काम के लिए अपॉइंट कर रहे हो तो उनके लिए बराबर ही कंडीशंस होने चाहिए। तो इन सारे मुद्दों को लेकर उसको पैसे के थ्रू बैक करके ये कमिटमेंट है नीति में कि भारतीय सार्वजनिक शिक्षा तंत्र को सुदृढ़ किया जाएगा। अब इस शिक्षा नीति में इससे ज्यादा क्लियर कमिटमेंट कुछ नहीं हो सकता है सार्वजनिक शिक्षा तंत्र के बारे में, इस शिक्षा नीति में। अब इस शिक्षा नीति का इंप्लीमेंटेशन कैसे होगा उसको हमें देखना है। अभी तो वो अगले 10 साल की बात है, लेकिन अगर शिक्षा नीति को फॉलो किया जाएगा, और हम सब जानते हैं किसी भी नीति का पूरी तरह से इंप्लीमेंटेशन नहीं होता है, अगर इसका 20-30% भी इंप्लीमेंटेशन किया जाएगा तो उसकी दिशा वही होगी कि सार्वजनिक शिक्षा तंत्र का को इंप्रूव किया जाए और उसको सुदृढ़ किया जाए। मध्य प्रदेश में, कुछ राज्यों में क्या हो रहा है उसको तो मेरे ख्याल से उसी धारा में देखना चाहिए जो धारा पिछले 10-15 साल से बह रही है। इस धारा को बदलने में तो वक्त लगेगा ना। ये शिक्षा नीति तो अभी आई है 6 महीने पहले, तो इतनी जोर से ये जो धारा बह रही है उस धारा को तो बदलने में वक्त लगेगा। और धारा को बदलने का वक्त का मतलब ये नहीं है केवल कि
बच्चे सार्वजनिक शिक्षा तंत्र में वापस आने लगे, जो कोइंसिडेंटली वो होने लगा है पैंडेमिक के कारण, लेकिन वो उतना ही नहीं है। वो ये है कि लोगों की मानसिकता में परिवर्तन कैसे होगा। आज हम सब जानते हैं कि बहुत सारे सरकारों के उच्च स्तरीय ओहदों पर जो लोग हैं, उन बहुत लोगों की मानसिकता में यही बात आ गई है कि भाई ठीक है, सार्वजनिक शिक्षा तंत्र को तो हम इंप्रूव कर नहीं सकते, तो क्यों ना प्राइवेट स्कूल ले लें। जब मैं धारा परिवर्तन की बात कर रहा हूं, तो धारा परिवर्तन की बात जो है वो केवल शिक्षा तंत्र को सुदृढ़ करने की बात नहीं है, वो इसकी भी बात है कि उनकी मानसिकता में बदलाव कैसे आएगा। और मानसिकता में बदलाव आने के लिए इस तरह की बातें भी जरूरी है। तो आज मध्य प्रदेश में क्या हो रहा है, या कर्नाटक में, या कहीं भी, उसको तो हमको ये समझना पड़ेगा कि वो पिछले 15 साल की धारा के अंदर है। और इस शिक्षा नीति से हमको एक नई ऊर्जा, नया फोर्स मिलना चाहिए, जिससे कि हम सार्वजनिक शिक्षा तंत्र को बेहतर कर सकें, और ये जो निजीकरण का एक फिनोमिना है वो धीरे धीरे खत्म हो सके। टुलटुल आपको। बहुत बहुत धन्यवाद अनुराग जी, बहुत बहुत धन्यवाद जी। शुक्रिया अनुराग, और दुबे सर आपका भी। मैं 2 सवाल पूछना चाहती हूँ जो पूर्व प्राथमिक और प्राथमिक स्तर की जो बातें नीति करती है उसको लेकर शिक्षकों की चर्चाओं में उभरती रही हैं। पहला तो जो ये 10+2 के खंड को बदलकर 5+3+3+4 की बात नीति करती है, जिसके बारे में आपने भी बताया। उसकी बात है जिसमें एक ये तो स्पष्ट दिशा दिखती है कि जो पूर्व प्राथमिक शिक्षा का इलाका है, अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन का पूरा क्षेत्र है, वो उसके महत्व को रेखांकित करती है। और उसके तहत हमने देखा भी है कि आंगनवाड़ियों इत्यादि में जो ट्रेनिंग भी होती है और जो अभी स्थितियां हैं उसमें पोषण को तो फिर भी थोड़ी जगह मिलती है, लेकिन शिक्षण वाला हिस्सा काफी हद तक नजरअंदाज ही रहता है। तो उस लिहाज से इसको एक महत्वपूर्ण स्थान देना और शिक्षा के पूरे धारा का हिस्सा बनाना ये महत्व का लगता है। पर इसको जमीन पे उतारने में किस तरह की चीजें करनी होंगी, किस तरह की चर्चाएं इस नीति को बनाने में हुई हैं। खासकर जब हम ये बात करते हैं, हम देखते हैं कि आंगनवाड़ी अभी जो है वो महिला बाल विकास विभाग के तहत है। क्या वो शिक्षा विभाग के तहत आएगा? क्या शिक्षकों की पूर्व प्राथमिक शिक्षा के दायरों में प्रशिक्षणों की जरूरत तो खैर होगी ही अगर इस तरह की बदलाव की दिशा में हम जाते हैं, पर उस दिशा में किस तरह की तैयारी, योजनाएं की बातचीत, की चर्चा, की चिंताएं इसमें आपको दिखती हैं। एक पूरा हिस्सा ये है। इसका एक कोरोलरी है इसी हिस्से का कि यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो कई सारी चीजों की बातचीत है, जहाँ पर खेल है, बच्चों के बीच में संवाद को बढ़ाने की बात है, कला और क्राफ्ट जैसी रचनात्मक गतिविधियों की बात है, थिएटर की बात है, ऐसी बहुत सारी एरियाज की बात करता है जो काफी महत्वपूर्ण है। पर उसके साथ ही कुछ चिंताजनक चीजें भी उसमें समाहित हो गई लगती हैं, जैसे कि अच्छा व्यवहार, जैसे कि एक तरह से कुछ शब्दावली भी इस तरह की है कि आज्ञाकारी बालक की छवि फिर से पुरजोर उठती हुई दिखती है। और एक जो सवालिया बालक प्राकृतिक रूप से बच्चे होते हैं, बालक बालिका, वो उसके ऊपर हावी होती हुई सी दिखती है आज्ञाकारी बालक बालिका की छवि। और उसके साथ ही अक्षर ज्ञान और साक्षरता और इन जैसी चीजों पर थोड़ा जोर ज्यादा है। तो जो अनुभव है उसके आधार पे ये लगता है कि ये उम्र वो है जहाँ संवाद, परस्पर क्रिया, भागीदारी की समानता, बच्चों में स्वायत्तता का विकास हो सके, इन पर शायद और स्पेस की जरूरत है। तो ये जो मिक्स है, ये थोड़ा क्यूरियस मिक्स है। इसके बारे में कुछ कहना चाहें तो ये पूर्व प्राथमिक वाले 2 चीजें। तो इस शिक्षा नीति के, अगर आप मुझे ये कहें कि इस शिक्षा नीति का जो सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है, और मैं सिद्धांत की बात नहीं कर रहा हूँ, सिद्धांतों की बात नहीं कर रहा हूँ,
बल्कि एक स्पेसिफिक मैनिफेस्टेशन की बात कर रहा हूँ। तो उसका सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा ये अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन या फाउंडेशनल स्टेज ही है। और ये जो 5+3+3+4 जो नए करिकुलर पेडागोजिकल स्ट्रक्चर की बात की गई है, वो अ, फिर एक बहुत सिंपल बात है कि बच्चों का डेवलपमेंट कैसे होता है उस आधार पे करिकुलम को डिजाइन करना चाहिए, पेडागोजिकल अप्रोच होनी चाहिए। हम ये बात बहुत बरसों से जानते हैं, लेकिन इसमें ये जो पहले 5 साल में है उस पर इस तरह से जोड़ देना मेरे ख्याल से सबसे महत्वपूर्ण बातों में से। और उसमें आपने जो कहा वो ये बात साफ है कि प्रिंसिपल्स के आधार पर कि इसको प्ले बेस्ड होना चाहिए, बच्चों को सहजता के साथ होना चाहिए। अगर आप प्रारूप में देखेंगे तो वो ये भी कहेगा कि साफ साफ कि ये आज जो पहली दूसरी में हमारे तरीके हैं, पढ़ाने के जो तरीके हैं, उनको नीचे खींचने की बात नहीं है। नीचे मतलब उम्र के हिसाब से नीचे खींचने की बात नहीं है। इट्स नॉट पुलिंग डाउन द अप्रोच ऑफ क्लास 1 and 2, बट इट्स एक्चुअली द लेट्स कॉल इट द न्यू प्ले बेस्ड अप्रोच। नए इस तरह के खेल खेल में जो पढ़ाने की बात है उसको पहली दूसरी में भी होना चाहिए। तो ये जो मुद्दा है कि साक्षरता और या लिटरेसी और न्यूरोनिवर्सी पे जोर, उसके बारे में मैं बाद में आऊंगा। और लेकिन ये बात साफ है कि उस उम्र में बच्चों की जो डेवलपमेंटल स्टेज है उसमें बच्चों के लिए क्या अच्छा है उनके ग्रोथ डेवलपमेंट के लिए, ना केवल जिसको कॉग्निटिव कहते हैं बल्कि सोशल इमोशनल फिजिकल डेवलपमेंट के लिए, वो सब करने की जरूरत है और वही अप्रोच अपनाने की जरूरत है। अब इसके लिए जिस तरह से हमारा शिक्षा तंत्र मतलब शिक्षा तंत्र और वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट है, काफी पेचीदा समस्या मेरे ख्याल से नीति के सामने है। वो तो एक तो तरीका ये था कि ये जो हमारे जो वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट का जो सिस्टम है, आंगनबाड़ी सिस्टम, उसको स्कूल सिस्टम के साथ इंटीग्रेट कर दिया जाए। ऐसा नीति ने नहीं किया है और नीति ने ये कहा है कि 4 रास्ते हैं इसके लिए, और चारों में से कोई भी रास्ता अख्तियार किया जाए वो एक स्टेट के ऊपर डिपेंड करता है। और हमको ये बात मेरे ख्याल से याद रखनी चाहिए कि जो नीति है वो एक राष्ट्रीय नीति है, लेकिन बहुत सारे मुद्दे ऐसे हैं जिनमें स्टेट ही काम कर सकता है। वो स्टेट का एरिया है, वो कंकरेंट लिस्ट में भले ही हो, लेकिन जिस तरह से काम हुआ है पिछले 50-60 सालों में, पर्टिकुलरली स्कूल के कॉन्टेक्स्ट में, वो राज्यों की अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी और राइट्स हैं उसमें। तो इसलिए ये नीति ये कहती है कि 4 तरीके हैं। या तो आप पूरी तरह से इंटीग्रेट कर सकते हैं आंगनवाड़ी सिस्टम को, या कहीं पर आप अपने प्राइमरी स्कूलों के साथ इस तरह के क्लासेस खोल सकते हैं जहां ये सारे एज ग्रुप साथ में हो सकें। और आप उनको अगर डिटेल देखेंगे तो डिपेंड करता है कि आप क्या देखना चाहते हैं, लेकिन 4 अलग अलग रास्तों के बारे में बात करता है कि इसको कैसे इंटीग्रेट किया जाए। लेकिन ये इंस्टीट्यूशनल इंटीग्रेशन की बात है, तो नीति के हिसाब से इंस्टीट्यूशनल इंटीग्रेशन के लिए बहुत फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, बहुत फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। जो जहां पर जैसा ठीक हो उस जिले में, उस राज्य में, वो करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आंगनवाड़ियों को बंद करके सब स्कूलों में दे दिया जाए, या आंगनवाड़ियों को अलग थलग ही रखा जाए, या स्कूलों में प्री प्राइमरी शुरू नहीं किया जाए, ऐसा कुछ नहीं। लोकल कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से जो इंस्टीट्यूशनली सही रखता है वो करना चाहिए, लेकिन करिकुलर पेडागोजिकल एस्पेक्ट से हिसाब से उसका इंटीग्रेशन होना चाहिए। अब इंटीग्रेशन का मतलब, पहला तो मैंने जो अप्रोच की बात की वो होना चाहिए, और दूसरा ये कि इसके लिए फिर बहुत बहुत जरूरी है कि जहां आंगनवाड़ी काम कर रहे हैं अलग से, वहां पर आंगनवाड़ी, आज जिनको आंगनवाड़ी वर्कर्स कहा जाता है, पहले तो उनको एक टीचरों का ओहदा मिले, उसके लिए उनको रिक्विजिट ट्रेनिंग मिले, और वो 2-3 महीने की ट्रेनिंग से होगा नहीं, उनको काफी कंटिन्यूस ट्रेनिंग की देने की जरूरत पड़ेगी। और उसके बाद उनको भी उसी तरह का स्थान मिले जिस तरह के हम प्राइमरी स्कूल टीचर्स के बारे में बात करते हैं। क्योंकि अगर हम ये कह रहे हैं कि ये फाउंडेशनल स्टेज एक साथ में ही है, तो फिर इन टीचरों उन टीचरों में क्या फर्क है? पॉलिसी के हिसाब से आखिर मतलब आज से 15-20 साल में, तो फाउंडेशनल स्टेज मतलब जो 3 साल की उम्र से 8 साल की उम्र तक के बच्चे हैं, उस स्टेज के लिए टीचर एक ही होंगे। एक ही मतलब एक ही तरह के टीचर होंगे जो एक ही तरह के क्वालिफिकेशन से आएंगे, वो 4 साल का फाउंडेशनल स्टेज के प्रोग्राम से होके आएंगे। तो अगर हम 15 साल में देखें तो ये जो सिस्टम है जिसको हमने आज आंगनवाड़ी में रखा हुआ है,
इंस्टीट्यूशनल इंटीग्रेशन कैसा भी हो, लेकिन एजुकेशनल इंटीग्रेशन उसका होता रहेगा, चाहे वो टीचरों की ट्रेनिंग हो, चाहे वो टीचरों की का स्टेटस हो सर्विस कंडीशंस के हिसाब से, वो सब इंटीग्रेशन होता रहेगा। उसमें फिर एक और प्रैक्टिकल बात यह है कि आज की तारीख में जो आंगनवाड़ी वर्कर हैं, अलग अलग राज्यों में अलग अलग स्थिति है। कहीं 10वीं पास मिनिमम क्वालिफिकेशन है, कहीं 12वीं पास मिनिमम क्वालिफिकेशन है। तो ये तो हम नहीं कर सकते ना कि आज हम उन सारे आंगनवाड़ी वर्कर्स को घर जाने के लिए कह दें, तो बहुत बड़ा अन्याय होगा। तो इसलिए उनके साथ काम किया जाए कि उनका क्षमतावर्धन हो, और जो इस तरह का जब सिस्टम पूरी उस दिशा में चलने लगे, तो जो नए अपॉइंटमेंट हो वो पूरे फुल टीचर क्वालिफिकेशन के साथ। तो इस बात को मैं समराइज इस तरह से करना चाहता हूं कि मुख्य मुद्दा यह है कि इंस्टीट्यूशन कुछ भी हो, चाहे वो आंगनवाड़ी हो, चाहे वो प्राइमरी स्कूल हो, चाहे प्राइमरी स्कूल के साथ प्री प्राइमरी हो, एजुकेशनल शैक्षणिक हिसाब से जरूरी है कि हम उसको एक इंटीग्रेटेड स्टेज के रूप में देखें, जहां एक इंटीग्रेटेड एक तरीके का अप्रोच है, जिसको मैं मोटा मोटी तौर पे प्ले बेस्ड कह रहा हूं। प्ले बेस्ड, जिसमें चौक लेके ब्लैक बोर्ड में पढ़ाना लिखाना शुरू ना किया जाए, बच्चों को हंसाया खिलाया जाए, उनको मजा आए, उनको सहज बनाया जाए, और उसके थ्रू उनका डेवलपमेंट। ठीक है, तो इंस्टीट्यूशनल मामले को सेपरेट रखिए शैक्षणिक मामले से, पहला, क्योंकि तंत्र में बहुत समस्याएं हैं। दूसरा, कि जब आप शैक्षणिक मामले को अलग रख रहे हैं, तो ना केवल वो करिकुलम फॉर्मेशन की बात है, बल्कि ये भी बात है कि जो लोग उसको ट्रांजैक्ट करेंगे, आंगनवाड़ी में टीचर वर्कर्स जिसको वर्कर कहते हैं, उनको एडिक्वेट कैपेसिटी डेवलपमेंट और सपोर्ट मिलने की जरूरत है। और 10-15 साल में फाउंडेशनल स्टेज में जो टीचर्स अपॉइंट होंगे, वो एक ही क्वालिफिकेशन से आएंगे। तो ये आज जिसको हम प्राइमरी और अर्ली चाइल्डहुड का फर्क समझते हैं, वो रहेगा नहीं, वो एक्चुअली फाउंडेशनल स्टेज रहेगा, 3 साल की उम्र से लेकर 8 साल की उम्र। अब यहाँ कैसे जाएंगे, कब जाएंगे, किस तरफ जाएंगे, किस स्पीड से जाएंगे, इसके लिए तो मेरे ख्याल से सारे राज्यों को अपना अपना प्लान डिसाइड करना पड़ेगा। इस मामले में केंद्र सरकार ना तो कुछ कर सकती है, ना करना चाहिए। और जो आपको अभी मैं उल्लेख कर रहा था, जो मैं कह रहा था कि काफी पब्लिक एक्सपेंडिचर की जरूरत है, जो 10% से 20% बढ़ाने की बात है, उसमें से बहुत सारा मेरे ख्याल से जो इन्वेस्टमेंट है, जो निवेश है, वो इस मामले में होने वाला है कि फाउंडेशनल स्टेज को कैसे सुदृढ़ किया जाए। तो ये तो आपके पहले प्रश्न के बारे में था। मैं दूसरे वाले के बारे में बात करता हूं। देखिए, हम सबको मालूम है कि कोई भी इस तरह का दस्तावेज जो है, वो एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड नेगोशिएशन का रिजल्ट होता है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड नेगोशिएशन। और बहुत कॉम्प्लिकेटेड नेगोशिएशन मतलब मैं कोई बिजनेस नेगोशिएशन की बात नहीं कर रहा हूं, वैचारिक नेगोशिएशन की बात होती है। और इस नेगोशिएशन में इस देश के सब लोग सम्मिलित हैं। जब हम लोग प्रारूप बना रहे थे, तो मुझे याद है कि मई 2017 से दिसंबर 2018 तक हम लोगों ने मेरे ख्याल से कम 350-400 संस्थाओं से कुछ कंसल्टेशन किया होगा, शायद कुछ हजार लोग जिनसे बातचीत की होगी। उसके बाद जैसे मैंने आपको उल्लेख किया था कि 15 अगस्त 2019 तक 3 लाख और कमेंट आए थे, वो सब नेगोशिएशन के हिस्सा। तो हमको ये देखना चाहिए कि उसमें जो लिखा गया है, जो भाषा है, वो भाषा भी एक कॉम्प्लेक्स नेगोशिएशन का आउटकम है। तो उस भाषा में शायद इस चीज को देखना चाहिए कि हम उसका बेस्ट इंटरप्रिटेशन कैसे कर सकें। उस भाषा को अगर हम अपने भय से इंटरप्रेट करते रहे, तो हम भयभीत ही होते रहेंगे। और हम अगर उसको अपने क्रिएटिविटी और अपने साहस से इंटरप्रेट करते रहे, तो उसी तरह से उसका इंटरप्रिटेशन होता रहेगा। 66 पेज के दस्तावेज में, 484 पेज के दस्तावेज में, हर उस जगह पर जहां इसकी जरूरत है, इसका उल्लेख है
कि कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज का डेवलपमेंट होना चाहिए। इसका उल्लेख है कि क्रिटिकल थिंकिंग का डेवलपमेंट होना चाहिए। तो मैं तो जब भी इस दस्तावेज की बात करता हूं, मैं तो उसी को लेके चलता हूं। कहीं पर दो शब्द अगर आ गए हैं बिहेवियर का, आ गए हैं, लेकिन सवाल यह है कि हम उनको आधार मानें, उनको मूलभूत बात माने, या फिर हम मूलभूत बात इसको माने कि क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप होनी चाहिए। तो मैं आपको एक प्रैक्टिकल प्रैग्मेटिक बात कह रहा हूं, और वो प्रैक्टिकल प्रैग्मेटिक बात यह है कि जो शिक्षा नीति 1986 के बाद पहली बार बनी है, वो तो एक सच्चाई है कि एक बहुत जटिल संवाद और बहुत जटिल नेगोशिएशन का आउटकम है। तो उस आउटकम को अगर आप जब पढ़ रहे हैं, तो मेरे ख्याल से तो मुझे बड़ी खुशी होती है कि जैसा लिखा गया है वैसा लिखा गया है, क्योंकि हर जगह पर ऐसी बातें हैं, ऐसे सिद्धांत हैं जिसके आधार पर हम अच्छी शिक्षा को ही क्रियान्वित कर सकते हैं। और ये बात जो उठी है, वो बात उठी थी ये आज्ञाकारी के संबंध में, और मुझे याद नहीं है कहाँ आज्ञाकारी है, कम से कम प्रारूप में तो कहीं पर नहीं है। लेकिन मान लीजिए 66 पेज के हिंदी ट्रांसलेशन में है, मैंने हिंदी ट्रांसलेशन नहीं पढ़ा है 66 पेज का, तो है ठीक है। लेकिन वो हम चीजें जिसको हम समझते हैं, हम क्या शिक्षा जगत समझता है कि अच्छी शिक्षा के लिए जरूरी है, वो भी है। तो मेरे ख्याल से उसको हमको एनेबलिंग, एनकरेजिंग, एनर्जाइजिंग मान के चलना चाहिए, बजाय कि किन्हीं 2-4 शब्दों के या 2-4 लाइनों को पकड़ के भयभीत हो जाए या सीमित हो जाए। ठीक बात। शुक्रिया अनुराग। इसमें बिल्कुल ये तो समझने की बात है ही कि इस तरह का एक दस्तावेज, इस तरह की एक नीति पत्र को बनाने की पूरी प्रक्रिया जो है वो बहुत ही गहन नेगोशिएटेड प्रोसेस का नतीजा होती है। और उस नेगोशिएशन का हिस्सा होना जो है वो अपने आप में काफी चुनौतीपूर्ण भी होता है और रोमांचक भी होता होगा। ये ठीक बात है। तो उस इससे संबंधित एक सवाल था मेरे मन में, लेकिन उसको हम बाद में लेते हैं। पहले एक बात ये थी, एक और चीज जिसके बारे में नीति काफी महत्व देते हुए बात करती है, वो प्राथमिक स्तर की पढ़ाई में जो बहुभाषिता की बात है या मातृभाषा की बात है, या घर और आस पड़ोस की जो बच्चे की भाषा जहाँ जो भाषाएं वहाँ मौजूद हैं उनकी बात है कि प्राथमिक स्तर की पढ़ाई में उन भाषाओं को माध्यम के रूप में उपयोग किया जाए। ये महत्व बारंबार रेखांकित किया गया है। और इससे पहले भी कई सारे शोध से, अध्ययनों से भी ये बात उभारी गई है। तो दस्तावेज भी इसकी वकालत तो बार बार करती है, पर अगेन जैसे वो जो आप कह रहे हैं कि फाइनली भाषा की बात होती है, फाइनली शब्दों की बात होती है, और शब्दों को इंटरप्रेट करके उसको जमीन में उतारने की संभावनाओं को देखने की बात होती है। और उस इंटरप्रिटेशन में और जमीन में उतारने में नीति पत्रों की अपनी जो इच्छा शक्ति है वो बल देता है, जो जमीन पे काम करते हैं उन लोगों को वो बल देता है। तो एक चिंता की बात ये बार बार आती रही है कि कई बार बहुभाषिता की बात करते हुए या बच्चे के घर की भाषा को प्राथमिक शिक्षा का आधार बनाने की बात करते हुए वेरेवर पॉसिबल जैसे लफ्जों का इस्तेमाल नीति पत्र करती है। और इससे ये चिंता जरूर उभरती है कि इसको संभव बनाने में, मतलब वेरेवर पॉसिबल तो ये करा जाए, लेकिन इसे संभव बनाने में जो कन्विक्शन चाहिए, जो एक शिक्षक को एक आधार चाहिए कि मैं अगर पीछे पलट के इस नीति का सहारा लूं तो ये मेरे पीछे है, जो है इसकी थोड़ी सी कमी सी लगती है, एक हिचकिचाहट सी लगती है इस तरह की शब्दावली की वजह से। एक बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है, और शासकीय शालाओं में ये काफी हद तक होता भी है, क्योंकि जिन इलाकों में शालाएं हैं वहाँ
उस प्रदेश की भाषा, हालांकि बहुत सारी और भाषाएं बच्चे बोलते हैं और उनका उतना उपयोग कई बार नहीं भी होता है, तो ये एक नया रास्ता भी देती है। लेकिन पूरी शिक्षा व्यवस्था में निजी स्कूलों पर भी ये लागू होना बहुत ज़रूरी है, अगर हम पूरे देश की शिक्षा की आगे की दिशा की बात कर रहे हैं। तो ये फिर एक और सवालिया निशान या चुनौती की तरह सामने रहता है कि कैसे ये हो पाएगा निजी स्कूलों में भी पर भी ये लागू हो सके, पूरी ही शिक्षा व्यवस्था पर ये बहुभाषिता की महत्व को हम अंजाम दे सकें। तो इस पर आप कुछ कहेंगे? तो भाषा का मामला तो मेरे ख्याल से शिक्षा के संदर्भ में ही नहीं, बल्कि हमारे दिलो दिमाग समाज के संदर्भ में भी सबसे पेचीदा मसलों में से है। तो ये जो शिक्षा नीति का फ्रेमवर्क है, उसको अगर हम इस तरीके से देखें तो मेरे ख्याल से कुछ बातें ज्यादा साफ हो जाती हैं। और वो ये तरीका है कि ये शिक्षा नीति किन चीजों को अहमियत दे रहा है, किन चीजों को अहमियत देके उनको बैलेंस करने की कोशिश कर रहा है। तो जो पहली चीज है जिसको ये अहमियत दे रहा है और जिसको बैलेंस करने की कोशिश कर रहा है, वो ये है कि, और जिस बात को हम सब अच्छे से जानते हैं, कि बच्चे जब पहले पढ़ना लिखना सीखते हैं तो अपनी मातृभाषा में पढ़ना लिखना अच्छा सीखते हैं, जो भाषा अपने घर में बोलते हैं, जो भाषा जो आप लेके आए हैं स्कूल में अपने छुटपन से, एकदम जो 6 महीने बोलना सीखा उससे, उस भाषा में पढ़ना लिखना अच्छा सीखते हैं। इस बात को हम जानते हैं। तो वो इस बात को एक अहम बात मान के चलती है और कहती है कि इसीलिए बच्चों को पहले पढ़ाने लिखाने की जो प्रक्रिया है उसमें जहां तक हो सके, और मैं जहां तक हो सके की बात करूंगा, जहां तक हो सके उसकी खुद की भाषा से करना चाहिए। और जहां तक हो सके, यहां पर तो मुद्दा केवल यही है कि जो हमारी बोलियां हैं, भाषाएं हैं, वो तो तरह तरह की बोलियां और भाषाएं हैं। और हमारे मध्य प्रदेश में ही या छत्तीसगढ़ जहां से मेरा संबंध है, कह तो देते हैं मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन हिंदी है, लेकिन बच्चे पता नहीं क्या क्या भाषा बोलते हैं। सब बहुत बढ़िया भाषाएं हैं। मेरी खुद की भाषा छत्तीसगढ़ी, उसका तो इस्तेमाल होता नहीं है क्लासरूम में मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन के तौर पर। तो जहां तक हो सके जो लफ्ज है उसका उद्देश्य केवल ये है कि प्रैक्टिकली मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन जो है वो तो हर वह भाषा नहीं हो सकती जो बोली जाती है प्रैक्टिकली। इसलिए जहां तक हो सके बच्चे की जो लोकल भाषा है, खुद की भाषा है, उसका इस्तेमाल करना चाहिए, उससे ब्रिज करना चाहिए जो भी मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन है उससे। लेकिन इन दो बातों पे जोर है। एक, कि इसको एक्सप्लिसिटली रिकॉग्नाइज किया जाए कि बच्चे की जो खुद की भाषा है उसका इस्तेमाल हो और उसको एनकरेजमेंट मिले। आज मैं जहां जहां जाता हूं, कई जगह शिक्षकों को दुविधाओं में पाता हूं कि क्या ये ठीक है कि बच्चे की भाषा का इस्तेमाल किया जाए। एक हेजिटेशन नजर आता है कि भाई हिंदी तो है मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, तो हम मारवाड़ी में कैसे बात करें? हमें मारवाड़ी तो आती है लेकिन हम कैसे इसको पढ़ाना शुरू करें मारवाड़ी में? या भीली भी हम सीख चुके हैं लेकिन हम भीली का इस्तेमाल नहीं करेंगे क्योंकि हम हिंदी में मीडियम इंस्ट्रक्शन है। तो एक अहम मुद्दा जो ये पॉलिसी बैलेंस करने की कोशिश करती है, वो द एजुकेशनल validity of using the mother tongue or the home language as the first language where the child learns to read and write। और उसके साथ साथ द प्रैक्टिकलिटी कि हर शिक्षक को वो लोकल भाषा उतने अच्छे से नहीं आ सकती, लेकिन उसके साथ में एनकरेजमेंट कि नहीं भी आती है तो आप कोशिश करिए। तो ये एक मुद्दा है। दूसरा मुद्दा है जिसको ये बहुत अहम भूमिका देती है। फिर शायद किसी साथी का माइक। हाँ, माइक आप में से किसी का सुनीता रावत जी। माइक आप में से किसी का शुरू हुआ है, प्लीज म्यूट करें। मैं कोशिश करती हूँ अपनी तरफ से भी म्यूट करने की।
तो दूसरा जो मुद्दा है जिसको ये बहुत अहम भूमिका देती है वो ये है, और जिसको भी हम लोग जानते हैं, कि छोटे बच्चे जो हैं वो बहुत सारी भाषाएं साथ में सीख सकते हैं। और ना केवल छोटे बच्चे बहुत सारी भाषाएं साथ में सीख सकते हैं, बल्कि बहुत सारी भाषाएं सीखना, मल्टीलिंगुअल एबिलिटी जो है वो तरह तरह से इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिकली इंपॉर्टेंट है, कुछ रिसर्च कहता है कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट में इंपॉर्टेंट है। तो भले ही शुरुआती दौर का पढ़ना लिखना सीखा जाए उनकी खुद के लोकल लैंग्वेज में, लेकिन माहौल उसको, बच्चे को ऐसा मिलना चाहिए कि वो बहुत सारी भाषाएं सीख सके। तो इसको एक बहुत अहम भूमिका देती है। तीसरी चीज जो है जिसको ये अहम भूमिका देती है वो ये है, और इसीलिए मैंने कहा था शुरुआत में कि भाषा पेचीदा मुद्दा है, ना केवल शिक्षा में बल्कि हमारे समाज में, हमारे दिलो दिमाग में। और वो ये है कि भाषा जो है वो हमारी अस्मिता का अभिन्न अंग है, आइडेंटिटी, कल्चरल सोशल आइडेंटिटी का अभिन्न अंग है। तो कल्चरल सोशल आइडेंटिटी का अगर अभिन्न अंग है तो उसके डायरेक्ट मायने हैं शिक्षा में, तो उसको नकारा नहीं जा सकता, ना अलग थलग किया जा सकता है। तो इसलिए भाषा किसी भी सामाजिक सांस्कृतिक अस्मिता का जो अभिन्न अंग है, उसके लिए उसको क्या स्थान मिलना चाहिए, चाहे वो तमिल हो, चाहे मणिपुरी हो, चाहे वो छत्तीसगढ़ी हो, उसका फिर क्या करिकुलम में स्थान होना चाहिए, इसको झुठलाया नहीं जा सकता। चौथी बात जो है वो मैं पूरी तरह से उसके साथ हूँ, ऑल्दो बहुत लोगों से मेरी इस मामले में डिफरेंसेस हैं, मैं चौथी तरह से पूरी तरह साथ हूँ। वो ये है कि इसको भी झुठलाया नहीं जा सकता कि हमारे समाज में, हमारे राष्ट्र में अंग्रेजी को एक विशिष्ट स्थान प्राप्त है। वो एक भाषा है सोशल एस्पिरेशन की। तो अगर अंग्रेजी सीखना चाहता है कोई, तो उसको उससे वंचित कैसे किया जा सकता है? जो प्रिविलेज कैटेगरी है वो तो वंचित नहीं रहते, वो तो जरूर अंग्रेजी सीखते हैं। जितना भी जोर लगाया जाता है उसका कि हमारी मातृभाषाओं में, हमारी लोकल भाषाओं में बात करिए, जो भी लोकल भाषा है, या हमारी जो शेड्यूल 8 की भाषाएं हैं उनमें बात करिए या काम करिए, लेकिन जो प्रिविलेज वर्ग है वो तो अंग्रेजी सीख ही जाता है। तो किसी भी नीति को इस बात को झुठलाना कि एक वास्ट सोशल एस्पिरेशन है अंग्रेजी सीखने का, और अगर है एस्पिरेशन तो उसकी अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, ना कि ऐसी स्थिति क्रिएट करनी चाहिए जिससे कि प्रिविलेज लोग तो सीखते रहें और जो लोग प्रिविलेज नहीं हैं उनको सीखने का ना मौका मिले। और इसका एक प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन भी है। उसका प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन ये है कि हमें मालूम है कि जैसे जैसे आप हायर एजुकेशन की तरफ जाते हैं, भाषा की समस्या तो और बढ़ती है। पॉलिसी में एक्चुअली इस बात पे बहुत जोर है कि हायर एजुकेशन में भी भारतीय भाषाओं का उपयोग होना चाहिए, उसके लिए व्यापक प्रयास होने चाहिए तरह तरह के, लेकिन उसमें भी टाइम लगेगा। तो हायर एजुकेशन की तरफ जाएंगे तो अगर आप अंग्रेजी से वाकिफ नहीं हैं तो तरह तरह के डिसएडवांटेज होते हैं। तो इसलिए पॉलिसी जो है वो बेसिकली ये कहती है कि अंग्रेजी सीखने से किसी को रोकना नहीं चाहिए, अपॉर्चुनिटी अंग्रेजी सीखने के लिए भी मिलनी चाहिए। तो अब इन 4 तरह के जो मुद्दे हैं, उन 4 तरह के मुद्दों को लेकर इस भाषा का अप्रोच किया गया है। और क्योंकि इन मुद्दों को, जो हमने पहले बात की कि इस तरह की पॉलिसी एक नेगोशिएशन का ही मामला है, इस तरह की मुद्दों का नेगोशिएशन दस्तावेज में नहीं हो सकता। इस तरह के मुद्दों का नेगोशिएशन दस्तावेज में एक हद तक ही हो सकता है, एक हद तक ही हो सकता है कि यही इंपॉर्टेंट है, यही 4 चीजें, मुझे यही शब्द का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए था, ये 4 चीजें इंपॉर्टेंट है। अब इनको चारों को सोच समझ के आप निर्णय लीजिए कि आपके लिए क्या ठीक है, ये किया जा सकता है। तो पॉलिसी ने दरअसल इतना ही किया है, और मेरी समझ में इससे ज्यादा करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि इससे ज्यादा अगर हम करेंगे तो फिर एक तरफ तो हम कह रहे हैं कि ऑटोनॉमी और एम्पावरमेंट होना चाहिए, और इस तरह के सबसे अहम मुद्दे पर उस ऑटोनॉमी और एम्पावरमेंट को हम ले लेंगे, खींच लेंगे। तो इसलिए चारों मुद्दों को अहमियत देता है, चारों मुद्दों के मामले में अपनी राय रखता है, और उसके बाद
कहता है कि उस लोकल कॉन्टेक्स्ट में उसको नेगोशिएट करके इम्प्लीमेंट करना चाहिए, नेगोशिएट करके। और कुछ प्रैक्टिकल मुद्दे भी हैं जो मैंने शुरुआत में कहा था कि हमारे इस खूबसूरत देश में इतनी भाषाएं हैं और सब भाषाएं बहुत बहुत संपन्न भाषाएं हैं कि वो सारी भाषाएं सब शिक्षकों नहीं आती हैं। मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन से काफी फर्क होता है। तो ये मामला एक तरह से तो पेचीदा है, लेकिन मुझे बहुत दिलचस्प मामला भी लगता है जिस तरह से इसने पॉलिसी ने उसको बैलेंस किया है। एक सवाल सुदर्शन अयंगार जी हमारे साथ जुड़े हैं। उन्होंने पूछा है कि नई शिक्षा नीति में कहीं-कहीं गांधी जी की द्वारा प्रेरित नई तालीम की झलक तो दिखाई देती है, पर आप नई तालीम की भावना को शिक्षा नीति 2020 के साथ कैसे जोड़ेंगे? ये सवाल लेने के बाद मैं चाहूंगी कि हमारी डाइट होशंगाबाद की प्राचार्य अर्चना सिंथिया गौर जी भी जुड़ी हैं। तो आप ये सवाल लीजिए, उसके बाद अर्चना जी अपनी बात थोड़ा रखेंगी या कोई प्रश्न हो तो भी पूछेंगी। अ, मेरे ख्याल से गांधी जी की नई तालीम जो है, नई तालीम का कोई स्पेसिफिक मैनिफेस्टेशन का इंटीग्रेशन का कोई प्रयास नहीं है इस पॉलिसी में। ऐसा कहीं भी नहीं है। गांधी जी के व्यापक विचारों से, उनके सिद्धांतों से, उनके मूल्यों से पूरा संबंध है इसका। लेकिन नई तालीम के स्पेसिफिक मैनिफेस्टेशन से इस पॉलिसी का कोई ऐसा प्रयास ही नहीं किया गया है कि उसको ड्रॉ आउट किया जाए। शिक्षा को आम जिंदगी से जोड़ना, आम जिंदगी से शिक्षा का होना, ये सिद्धांत जरूर है, लेकिन इस सिद्धांत का अंततः मैनिफेस्टेशन, उसका क्रियान्वयन जो होगा, वो ये जरूरी नहीं है कि वो उसी तरह से होगा जिस तरह से हम लोग नई तालीम को देखते हैं या समझते हैं या गांधी जी ने सोचा या समझा था। तो मैं यही कहूंगा कि गांधी जी के मूल्यों और विचारों का एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान है इस शिक्षा नीति की सोच में, लेकिन नई तालीम का खुद का, उसके स्पेसिफिक मैनिफेस्टेशन का कोई स्पेसिफिक ड्रॉ आउट नहीं है। ओके, शुक्रिया अनुराग। अर्चना जी, आप से गुजारिश है, आप काफ़ी देर से हमारे साथ जुड़ी हैं, लगभग 12 साढ़े 12 बजे से, और शिक्षकों की प्रस्तुतियां भी आप देखती रहीं। लगातार शिक्षकों के साथ आपका संवाद होता है, मिलना होता है, और उनका मार्गदर्शन भी आप करती हैं इस पूरे ज़िले के। तो आपसे मैं गुज़ारिश करूँगी कि आपकी तरफ से कोई प्रश्न या टिप्पणी जैसा भी हो, आप प्लीज़ प्रस्तुत करिए। नमस्कार अनुराग जी, आपसे मेरी मुलाकात बेंगलुरु में 2-3 बार हुई, जब हम कुछ शिक्षक मध्य प्रदेश से टीचर एजुकेटर्स कुछ फिलॉसफी की वर्कशॉप्स में आकर मिले थे, और आपका सानिध्य प्राप्त हुआ और आपकी बुद्धिमत्ता से हम प्रभावित हुए। मैंने आपको इससे पहले भी सुना है, और आज का जो आपका न्यू एजुकेशन पॉलिसी पर फोकस, एम आई ऑडिबल मैम? आवाज जी, आ रही जी, है मेरी? बिल्कुल, अच्छे से आ रही है। जी। तो अनुराग जी, आपने जिन चीजों पर को भी टच किया है वो सभी बड़े सेंसिटिव मुद्दे हैं, और टुलटुल जी ने जिस तरह से इसे आगे प्रवाहित करने में मदद की है, जिन प्रश्नों को पूछकर, वो शिक्षकों की इस वक्त एनईपी 2020 की समझ को विस्तारित करने में अवश्य सहायक होगी। तो जिन मुद्दों पर आपने बात की है, जिन सिद्धांतों पर आपने बात की है, उन पर अभी शिक्षकों की समझ को और अधिक पैना करने के लिए हमें कुछ और आगे काम करते रहना पड़ेगा। कि शायद 1 या 2 अवसर मिले होंगे टीचर्स को कि हम ऐसे लोगों से रूबरू हो सके जो इस पॉलिसी
के निर्माण में और ड्राफ्ट के निर्माण में शुरू से जुड़े रहे हैं और उनकी बहुत ही गहन सूझ समझ है और बगैर किसी पूर्वाग्रह के, बिना बायस्ड हुए, बड़ी क्लैरिटी से वो पॉलिसी के बारे में अपनी बातें रख पाते हैं। तो मुझे जिस चीज़ ने, क्योंकि मैं डाइट में हूँ और मैं डाइट से संबंध रखती हूँ, तो जो मुद्दे उभर कर आए उनमें से मेरा कंसर्न ये है कि, और अभी आज ही मंत्री जी ने हमारा एक और मॉड्यूल लॉन्च किया है जो बाल विकास के बारे में है, और उस बाल विकास के बारे में एक और नया मॉड्यूल टीचर्स के पास पहुंचने वाला है। नेक्स्ट मंथ में शायद वो उसे लॉन्च कर देंगे और टीचर उस कोर्स को भी करेंगे जिस तरह से हम लोगों ने निष्ठा के कोर्स किए हैं। और फिक्र यही है कि यदि हम शुरू से जानते हैं कि पहले ये केवल ईसीसी ही था, अर्ली चाइल्डहुड केयर था, लेकिन 1986 की पॉलिसी के बाद से 1992-95 के आते 97 तक आते-आते ये बात भी मुखर होने लगी थी और पोजीशन पेपर्स में भी ये बात निकल कर आने लगी थी कि अर्ली चाइल्डहुड केयर तक ही इसे सीमित ना रखा जाए। इनकी केवल न्यूट्रिशनल वैल्यूज और परवरिश की और रेयरिंग केयरिंग प्रैक्टिसेस पर ही नहीं, बल्कि इनके एजुकेशन पर भी, उनकी तालीम पर भी कुछ फोकस किया जाए। जो आपने बहुत अच्छी तरह से यहाँ बताया कि जो हमारा इंस्टीट्यूशनल इंटीग्रेशन और एजुकेशनल इंटीग्रेशन कैसे हो, और निश्चित रूप से ये राज्य का ही विषय है। और मुझे लग रहा है कि राज्य, हमारा मध्य प्रदेश राज्य और वहाँ के जो अग्रणी लोग हैं, वो लोग इस दिशा में कार्य कर रहे हैं और शायद उसी के तहत ही ये जो बाल विकास का एक नया मॉड्यूल पेश होने जा रहा है, प्रस्तुत होने जा रहा है टीचर के साथ में। और ये बाकी की बातें शायद पॉलिसी जिस तरह से क्रियान्वित होना शुरू होगी और आने वाले आगे के 10 या 15 सालों में हम इसको देख पाएंगे, तब हम बहुत क्लियरली ये देख पाएंगे कि आंगनबाड़ी किसका हिस्सा रहेंगी, क्या रहेगी। पर मेरा अभी कंसर्न ये है, क्योंकि हम प्री सर्विस और इन सर्विस दोनों तरह के कोर्सेज चलाते हैं, और प्री सर्विस में तो मैंने अपने बच्चों के साथ शुरू कर दिया है, उनको आंगनबाड़ी की विजिट के लिए हम भेज रहे हैं। आंगनबाड़ी में किस तरह के क्रियाकलाप होते हैं और उनके ऑब्जर्वेशंस वहां से मांग रहे हैं कि किस तरह की गतिविधियां करने में बच्चे अपने आप को इन्वॉल्व रखते हैं, या वहाँ क्या होता रहता है, इसको आपके ऑब्जर्वेशंस में लिख कर लेकर आ जाइए। कुछ आंगनवाड़ियों के साथ हमने भी काम करके देखा है, वहाँ निश्चित रूप से आपने कहा कि इस तरह की ट्रेनिंग की ज़रूरत पड़ेगी, वहाँ हमारा रोल शुरू होता है। हम सबों के रोल डिफरेंट हैं, ऊपर से लेके नीचे तक, और टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट होने के नाते डाइट का जो रोल होगा, वो प्री सर्विस बच्चों के साथ और इन सर्विस टीचर ट्रेनिंग के साथ में किस तरह से आगे जुड़ेगा। मुझे लगता है कि अभी पॉलिसी इस पर साफ-साफ दिशा निर्देश नहीं दे रही है, पर आपने क्योंकि इसके साथ काम किया है, उस पर थोड़ा-सा आपने जो प्रकाश डाला, उससे ज़रूर मुझे संबल मिला कि आगे इन पे क्या दिशा निर्देश होंगे। प्रसन्नता भी हुई कि जब हम कॉग्निटिव डेवलपमेंट की बात करते हैं, और आपने एक और शब्द यहाँ पर यूज़ किया, न्यू प्ले वे अप्रोच। तो प्ले वे का क्या मतलब होता है, ये टीचर्स के साथ में हमको जोड़ना पड़ेगा। प्ले और प्ले वे मेथड और खेल की भूमिका, खेल के संसाधनों की भूमिका, और पाश्चात्य संस्कृति में हम जिस तरह से देखते हैं कि जिन संसाधनों का उपयोग करते हुए वो बच्चों की अ, घर में ही परवरिश में इन सारी चीज़ों का इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। और पैंडेमिक में तो बहुत सारी पढ़ी-लिखी माताएँ इतने खूबसूरत वीडियोज़ डाल रही हैं, जो उनकी इस समझ को दिखाती है कि वो अपने बच्चे की परवरिश को किस तरह से देखती हैं, और कहाँ उन सूक्ष्म मांसपेशियों के विकास के लिए कौन-सी एक्टिविटी उनको करना चाहिए, लैंग्वेज डेवलपमेंट के लिए उन्हें क्या करना चाहिए। बहुत सारी रिसर्चेज़ हमने देखी हैं कि स्क्रीन पर बच्चा यदि देखता रहता है और स्क्रीन पर नए शब्दों को सुनता रहता है, तो वो उसकी वोकैब्युलरी में कैसे चला जाता है। वो अब चाहे एक्टिव हो या पैसिव हो, लेकिन उसकी वोकैब्युलरी में वो समाविष्ट होती जाती हैं। तो मुझे इंतज़ार होगा कि आने वाले समयों में जब हम ईसीसी के बारे में बात कर रहे होंगे, और इस पॉलिसी में जब ईसीसी का पोज़ीशन पेपर या फ़ोकस दिया जाएगा, तो हम ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट इसमें क्या कर रहे हैं। और मैंने तो अपने आप को मानसिक रूप से तैयार भी कर लिया है कि मुझे इस तरह के कार्यक्रमों में जुड़ना अच्छा लगेगा, और यहाँ से मुझे ट्रेनिंग के लिए भी अपनी भूमिका स्पष्ट दिखाई दे रही है कि मुझे क्या करना चाहिए। बाल विकास की कुछ मॉड्यूल्स में हम अपनी एक्टिविटीज़ भी उसमें भेज रहे हैं और सिलेक्ट भी हो रही हैं। तो
ये एक शिक्षक की समझ और आने वाले समय के लिए उसको तैयार करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है। यदि हमारा एजुकेशनल इंटीग्रेशन होता है तो हमारे टीचर्स को हमको मेंटली प्रिपेयर करना पड़ेगा, उनके एटीट्यूड को और उनकी ट्रेनिंग पैटर्न को, के पूरे पेडागोजी का जो सिस्टम है हमारा, इस अप्रोच को परिवर्तित करने की जरूरत होगी और किन किन स्किल्स की जरूरत हमें सिखाने की जरूरत होगी, उनको आइडेंटिफाई करना, उनको परखना भी हमने प्रारंभ कर दिया है। लेकिन मेरी एक गुजारिश है कि अजीम जी प्रेम जी फाउंडेशन के साथ हम अपना गहन रिश्ता बनाना चाहते हैं। मुझे पता है कि वहाँ बहुत रिच रिसोर्सेस हैं और उन रिच रिसोर्सेस का यदा कदा हमको डाइट में लाभ मिलता रहे तो हम अनुग्रहित होंगे, क्योंकि हम 18 लोगों के अगेंस्ट में काम कर रहे हैं, प्रिंसिपलशिप और ट्रेनिंग और टीचर और ये सब कुछ देखते हुए ऐसा लगता है कि कुछ एक्सपर्ट इंस्टीट्यूट हमारे साथ हों, अच्छे रिसोर्स पर्सन्स हमारे साथ हों, तो हमारे जिले के शिक्षकों को हम अच्छी दिशा और अच्छी ट्रेनिंग और अच्छा मार्गदर्शन दे पाएंगे। मुझे सिर्फ इतना ही कहना है, साधुवाद। आपकी जो शैली होती है वो इतनी इतनी स्पष्ट होती है कि प्रश्न पूछने की गुंजाइश इसमें बचती नहीं है और कुछ तो टुलटुल जी ने जो तीखे प्रश्न पूछने थे वो आपसे पूछ ही डाले, तो मुझे आपसे कोई प्रश्न नहीं करना। मुझे अपने जिले के शिक्षकों की तरफ से और एकलव्य के सौजन्य से इस कार्यक्रम के आपके प्रस्तुतिकरण के लिए बहुत बहुत हृदय से मैं आपको धन्यवाद देती हूँ। आपसे गुजारिश है कि आप कभी भी हमारे साथ और ऐसे अवसरों पर जुड़े रहें, ताकि हमारे शिक्षकों के मनोबल को हम बढ़ा सकें, उनकी जिज्ञासाओं को आपके जरिए से शांत कर सकें, उनकी समझ को विस्तारित कर सकें, इस पॉलिसी को नए पर्सपेक्टिव में वो देख सकें, एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ इसको ले सकें और जितने जितने भी जिन मुद्दों पर हम उलझते हैं वहां पर हम उसको आसानी से सुलझा सकें। तो थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो प्राचार्य मैडम। हेलो और जी, किसी की आवाज आ रही है, शायद कोई शिक्षक। हाँ जी, मैं एकता चौरे बात कर रही हूँ जी मैम। और नमस्कार गौर मैम और बिहार सर। मुझे आपसे एक मतलब सहयोग चाहिए या क्या कहें, जैसे अभी निष्ठा का जो प्रशिक्षण किया गया था, 18 प्रशिक्षण थे सर, वो दृष्टिबाधित शिक्षकों के लिए बिल्कुल एक्सेसिबल नहीं था और हालांकि डीपीआई द्वारा उन्हें इस चीज से छूट दी थी कि आप इसको कर सकते हैं या नहीं कर सकते, लेकिन हमने तो मदद से किया, लेकिन उसमें बहुत सारी चीज एक्सेसिबल नहीं थी। हमने रिव्यू भी भेजे, रिपोर्ट भी की। अब मैडम ने बताया कि और ट्रेनिंग स्टार्ट होने वाली है और हमें पता है कि सभी ट्रेनिंग आजकल ऑनलाइन होती है, तो उस जो ट्रेनिंग को करते हैं तो उसमें डेवलपर जो है उनको इस ट्रेनिंग को ऑर्गेनाइज करने के लिए एक्सेसिबिलिटी का ध्यान रखें। क्या ऐसा पॉसिबल हो सकता है, क्योंकि ये सब टेक्निकल चीजें हैं? अनुराग जी, मैं कुछ कहूँ क्योंकि ये मेरे जिले की शिक्षिका है और एक बहुत ही साहसी शिक्षिका है, दृष्टिबाधित है और उसके बाद भी बड़े ही मनोयोग से कुछ करना चाहती है। तो मैं इनको एश्योर करना चाहूंगी कि हम ये अब संज्ञान में, गंभीरता से संज्ञान में ले लेंगे और राज्य से ये कोशिश करेंगे कि जितने भी हमारे जिले के दृष्टिबाधित या किसी और बाधा से पीड़ित शिक्षकों को, जो कि बड़े मनोयोग से प्रशिक्षण में भाग ले रहे हैं, ऑनलाइन शिक्षण प्रशिक्षण में भाग ले रहे हैं, उनको किस तरह से सहायता प्रदान कर सकें। उनको जो सहयोग हम दे सकते हैं उसके लिए हम आरएसके के संज्ञान में लेकर, मैं आपको अभी इतना ही आश्वस्त कर सकती हूँ कि जिले के ट्रेनिंग सेल से मैं आपको इस तरह से आश्वस्त कर सकती हूँ कि जरूर आपके लिए मैं एक एक्स्ट्रा एफर्ट लगा सकूंगी, आपको हम अतिरिक्त मदद कर सकेंगे उस पर्टिकुलर मॉड्यूल पर। इस तरह के शिक्षकों के एक समूह को हम फिर अनुसमर्थित कर सकेंगे, एम्पावर कर सकेंगे। तो मेरी तरफ से मैं आपको इस तरह का आश्वासन दे सकती हूँ। आरएसके तक हम आपकी इन बातों को और पहुंचाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि उनके पास डेटा है पूरे राज्य भर में इस तरह से जो शिक्षक परेशानियों का सामना करते हैं ऑनलाइन ट्रेनिंग में, उनको किस तरह से सपोर्ट किया जाए। थैंक यू मैम। जी, शुक्रिया अर्चना जी। और अनुराग, वैसे थोड़ा सा समय से ऊपर हो गया है और लेकिन मुझे लगता है कि कुछ एक दो मुद्दों पे और अगर आप बता सकते हैं कि आप कितना समय और रुक सकते हैं।
मैं 10 मिनट और रुक सकता हूँ। ओके, ओके, ठीक है। शुक्रिया। एक प्रश्न आया है चैट बॉक्स पे जो ईंट भट्टे में काम करने वाले परिवारों के बच्चों की बात करता है और ये एक और मुद्दा है और जुड़ता भी है जो एक हमारे भी चर्चाओं में आया है क्योंकि कई इलाकों में जहाँ हम काम कर रहे हैं वहाँ पर काम के कारण पलायन कर जाने वाले परिवार बहुत बड़ी संख्या में हैं। बड़वानी है, मंडला है, धार है, ऐसी बॉर्डरिंग जितने कई सारे ज़िले हैं इनमें बैतूल है, इन सब में ये बहुत ज़्यादा दिखता है। और इन बच्चों की शिक्षा अविरत चले इसके बारे में कोई भी व्यवस्थाएँ अभी उस तरह से लागू नहीं हो पाती हैं क्योंकि वो किसी एक जगह पर एनरोल होते हैं अपने जो मूल गाँव में और फिर वो भट्टों में चले जाते हैं अपने परिवारों के साथ या काम की जगह पर चले जाते हैं अपने परिवारों के साथ। तो इस पर विजया जी ने प्रश्न किया है कि इसके बारे में क्या नीति चर्चाओं में कुछ बातचीत हुई है और शिक्षा के अधिकार कानून के आने के बावजूद इन बच्चों को अविरत शिक्षा नहीं मिल पा रही है, इसके बारे में आप क्या सोचते हैं, क्या करना चाहिए? आप लोग आप लोगों में से बहुत लोग मेरे ख्याल से इस तरह की स्थिति से जूझते होंगे। तो हमको मालूम है कि ये बहुत गहन समस्या है, बहुत गहन समस्या है और इसके बारे में नीति का जब डेवलपमेंट हो रहा था, निर्माण हो रहा था, तो इसके बारे में बहुत चर्चा हुई थी कि इसका क्या कोई स्पेसिफिक सॉल्यूशन हो सकता है जिसको नीति कह सके। और अगर मैं सार के रूप में कहूं तो मेरे ख्याल से कंसेंसस यही था कि एक तो ये कि जहां तक ये वस्तुस्थिति है तो स्कूलों को एडिक्वेटली रिसोर्स करना पड़ेगा उस वस्तुस्थिति से डील करने के लिए। और उसका मतलब ये भी हो सकता है कि जिन जगहों पर ऐसे छात्र आते हैं क्या वहां पर एडिक्वेट टीचर या एक्स्ट्रा टीचर अपॉइंट किए जा सकते हैं, या भाषा की अगर समस्या है। इसका एक एक्सट्रीम उदाहरण तो आप लोगों ने सुना होगा या देखा होगा कि बिहार बंगाल से बहुत बच्चे जो हैं वो केरला चले जाते हैं। तो क्या उन लोकल स्कूलों में जहां हमको मालूम है कि बहुत सीजनल माइग्रेशन होता है एक्स्ट्रा रिसोर्सिंग की जाए? ठीक है, तो ये एक बात थी। दूसरी बात ये थी कि एक जो अप्रोच है एडमिशन देने का, पढ़ाने का, जिसको हम एक स्कूल का कल्चर कह सकते हैं, उसमें भी इस बात को, एक इंक्लूजन को अहम दिया जाए। अगर ऐसे बच्चे इस तरह की स्थिति फेस कर रहे हैं तो उनको स्कूलों में दाखिला मिले और उनको पूरा सपोर्ट मिले और सपोर्ट के लिए स्कूल को एडिक्वेट रिसोर्सेज मिले। तो इस मामले में बात हुई थी, लेकिन मेरी समझ में ये बहुत ही गहन समस्या है, इस तरह से डील नहीं होने वाली है इतनी। और इस समस्या का कोई मेरे ख्याल से बहुत सीधा समाधान है भी नहीं। और अगर इस बात को मैं एक उदाहरण मान के चलूं तो जब हम लोग इस पॉलिसी को डेवलप कर रहे थे तो हम ये भी चीज जानते थे, और ये भी चीज जानते थे, कम से कम मेरा खुद का भी नजरिया यही है कि शिक्षा जो है वो समाज की सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रियाओं में से और पहलुओं में से है शिक्षा। लेकिन शिक्षा अपने आप में समाज के सारे पहलुओं से या सारी समस्याओं से जूझ नहीं सकती। तो शिक्षा के संदर्भ में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनको अगर हम कॉम्प्लीमेंट्री तौर पे नहीं देखेंगे अभी फोटो नहीं आती कि माइग्रेशन होता क्यों है। आवाज तो आ रही है, इसमें तो आवाज भी नहीं है। मैम आपकी भी आवाज आ रही है, प्लीज म्यूट कर लें। हाँ अनुराग, सॉरी। तो शिक्षा अपने आप में समाज के सबसे महत्वपूर्ण पहलुओं में से, प्रक्रियाओं में से है,
लेकिन वो अपने आप में पूरी नहीं है। और शिक्षा को अलग से देखना समाज की दूसरी प्रक्रियाओं से शायद वाजिब नहीं है और रियलिटी नहीं है। तो उसका एक इम्प्लीकेशन ये है, अगर मैं बहुत ही सरल शब्दों में कहूं, कि सब चीजों का समाधान शिक्षा के अंदर ही नहीं है या शिक्षा तंत्र के अंदर ही नहीं है। कुछ चीजों का समाधान या बहुत सारी चीजों का कॉम्प्लीमेंट्री समाधान शिक्षा तंत्र के बाहर और शिक्षा तंत्र से जुड़ी हुई चीजों से है। जैसे ये माइग्रेशन की बात हो गई। मैं एक और उदाहरण देता हूं, या दो उदाहरण और देता हूं इस संदर्भ में। एक उदाहरण है, हम जानते हैं कि न्यूट्रिशन कितना अहम रोल प्ले करता है, और न्यूट्रिशन अहम रोल प्ले करता है बच्चों के लिए, तो इसीलिए पॉलिसी कहती है कि ब्रेकफास्ट भी अच्छा न्यूट्रिशियस ब्रेकफास्ट देना चाहिए। ये भी कहती है कि मिड डे मील का जो एक्सपेंडिचर है उसको इन्फ्लेशन से रिलेट करना चाहिए, वरना वो बढ़ता नहीं है एडिक्वेटली। लेकिन फिर भी उस न्यूट्रिशन का क्या होगा जो पैदाइशी से 3 साल तक है, जब बच्चे स्कूल नहीं आए, उसके लिए हमारा ICDS सिस्टम है। तो ये एक पूरी तरह से शैक्षणिक मुद्दा नहीं है, ये शिक्षा तंत्र के बाहर के सिस्टम से इसका संबंध है। या अगर हम एक और बात करें, और वो बात है रेगुलेटरी कल्चर की। अगर हम ये कह रहे हैं शिक्षा में रेगुलेटरी कल्चर जो है, मतलब जो NCT का है या जो भी रेगुलेटरी कल्चर है, वो एम्पावरिंग होना चाहिए, ऑटोनॉमी होनी चाहिए इंस्टीट्यूशंस को, या ट्रस्टिंग होना चाहिए, इंस्पेक्टोरियल नहीं होना चाहिए। ये रेगुलेटरी कल्चर जो शिक्षा का है वो अलग थलग नहीं है बाकी रेगुलेटरी कल्चर के इस देश। शिक्षा के रेगुलेटरी कल्चर से वो भी इन्फ्लुएंस होगा, लेकिन बाकी रेगुलेटरी कल्चर से ये भी इन्फ्लुएंस होगा। मैं दूसरी जगह चला गया था, इसलिए मैं वापस आ जाता हूँ बात को, और वो ये है कि बात सही है, बहुत गहन समस्या है, इसके लिए कुछ बातें हैं पॉलिसी में, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि ये केवल शिक्षा पॉलिसी से इसका कोई सोल्यूशन पॉसिबल है। शुक्रिया अनुराग। सुदर्शन जी ने इसी संदर्भ में चैट में गणतर नाम की संस्था जिसने गुजरात में काफी काम किया है उसका उदाहरण भी दिया है। तो ऐसे कई सारे प्रयास और हुए भी हैं, लेकिन और बहुत सारा इस दिशा में कुछ ना कुछ करने की बहुत ज़रूरत है, ये भी स्पष्ट नज़र आता है। एक प्रश्न सानिया पूछना चाहती हैं और समय सीमा को देखते हुए ये अंतिम प्रश्न होगा। सानिया, आप चैट पे लिखेंगी? No, I can ask here only. जी, पूछिए। Good afternoon to all the dignitaries present, and I want to ask this question to Anurag sir. सर, जो भाषा का जो प्रश्न है, तो जो आपने बताया कि मल्टीलिंगुअलिज्म की बात करती है NEP 2020, तो सर एक इससे पहले जो डॉक्यूमेंट था NCF 2005 जो था, अगर हम उसके कंट्रास्ट में अगर इस पॉलिसी को रख के देखें, स्पेशली जो लैंग्वेज का जो पोर्शन है अगर देखें, तो हमें एक बहुत ही स्टार्क जक्सटापोजिशन दिखता है। इनफैक्ट बहुत सी ऐसी जगहें हैं जहां पर डायरेक्टली अगर हम पॉलिसी से कोट कर सकते हैं कि डायरेक्टली जैसे कि जो NCF में कहा गया है यहाँ उसका हमें एकदम देखने को मिलता है। जैसे कि एक मैं पढ़ के बताऊंगी कि the NCF 2005 position paper on English language teaching mentions that the aim of English teaching is developing of multilinguals who can enrich our native languages. और जबकि जो NEP की पॉलिसी है जो 2019 का जो ड्राफ्ट था उसमें ये लिखा था कि it recommended its use for pursuing scientific subjects for functionality and fluency, and we need English to enrich our native languages rather than looking upon it as alien. तो सर अगर हम भाषा को बार बार जो वर्ड उसमें एक यूज हुआ है, इतना ज्यादा स्ट्रेस है नेटिव लैंग्वेजेस पर, इवन जो 3 लैंग्वेज फॉर्मूला उसमें भी एक आ गया कि 2 भाषाएं हमारी नेटिव होनी चाहिए, तो अगर आप इंग्लिश को एज एलियन देखेंगे तो अभी भी फिर आप उसको दैट मीन्स आप उसको उसका कॉलोनियल ओवरड्यू अभी तक
उसको उसी लाइट में देख रहे हैं। और दूसरी चीज है कि अगर हम फंक्शनैलिटी और फ्लुएंसी की बात करेंगे तो कोई भी लैंग्वेज को फिर तो हम सिर्फ स्किल्स तक ही रख रहे हैं ना फिर तो। और जैसा कि आपने कहा कि इंग्लिश तो आज जॉब मार्केट के लिए और एस्पिरेशंस के लिए और सोशल मोबिलिटी के लिए सबसे इम्पोर्टेंट टूल है। और अगर पॉलिसी में ही अगर आप पॉलिसी की भाषा को देखें, कंटेंट एनालिसिस करें, तो आप जगह जगह पर ये चीज पाते हैं कि उसकी इम्पोर्टेंस को तो अंडरमाइन किया गया। उसको सिर्फ इस मतलब ये कहा गया है कि इट्स वेरी सैड, there has been an unfortunate trend in schools and culture towards English as a means of education, as a means of communication, and English has no advantage over other languages. तो as a policy document अगर देखा जाए तो ये तो अंडरमाइन कर मतलब ये उस लैंग्वेज की को हम एक सिर्फ स्किल्स और फ्लुएंसी की बात हम कर रहे हैं, और उसको हम ऐसे नहीं देख रहे हैं कि दैट इज द नीड ऑफ टुडेज टाइम। ये एक सवाल है। और ऐसे ही दूसरा सवाल ये है कि जिस पॉलिसी में बात की गई है, आपने बोला एंशिएंट लैंग्वेजेस की, तो जैसा कि हमें सबको पता है कि संस्कृत को काफी ज्यादा एम्फसाइज किया गया है, and Vedic systems, ancient systems, knowledge, ancient knowledge systems, अगर आप पूरी पॉलिसी का डिस्कोर्स एनालिसिस करें तो आपको ये अंडरटोन मिलेगा। लेकिन सर आप ये देखें कि मतलब अगर आप और लैंग्वेजेस की बात करें तो अराबिक, पर्शियन, इन लैंग्वेजेस के बारे में ज्यादा कहीं कुछ भी नहीं, इनफैक्ट बोला ही नहीं कुछ ज्यादा गया है। तो ये मेरा सवाल था आपसे। जी जी, थैंक्स। पहली बात तो यह है कि मैं आपको केवल यही कहूंगा जो मैंने कहा था, मेरे ख्याल से आज्ञाकारी बालक के संदर्भ में। अगर आप सुन रही थी मेरा जवाब तो आपको याद होगा मैंने क्या कहा था। इस दस्तावेज को किस तरह से आप इंटरप्रेट करेंगे वो आपके ऊपर निर्भर करता है। मेरे बहुत सारे साथियों ने इस तरह की बात की है, तो मैं तो 66 पेज को छोड़िए, मैं तो 484 पेज पे उनसे ये कहता हूं कि आई एम चैलेंजिंग यू टेल मी कि कहाँ संस्कृत के ऊपर जोर है, कब कहता है कि संस्कृत को इसको जरूरी ही करना है। लेकिन अगर हम ये याद रखें कि ये 7 साल की नेगोशिएशन की प्रक्रिया है जिसमें इस समाज के हर तरह के लोग सम्मिलित थे, उसके बाद इस तरह की पॉलिसी लैंग्वेज है, तो आपको खुश होना चाहिए कि इस तरह की पॉलिसी लैंग्वेज है। उसमें बजाय इसके कि पॉलिसी लैंग्वेज में परफेक्शन क्या होता आपके हिसाब से, उसको ढूंढने के बजाय इसको अगर ढूंढें और उसको आप एनर्जी मान के चलें कि क्या लिखा है जिससे हम सहमत हैं, जो अच्छी चीज है, तो मेरे ख्याल से वो प्रैक्टिकली बेहतर होगा। ठीक है ना। हमारे विश्वविद्यालय में, मेरे साथियों में, मैं सबको यही कहता हूं कि अगर आप फंसे रहे इस तरह के मामले में तो उससे कुछ होने नहीं वाला है। जो पॉलिसी आपको एक बड़ा भारी प्लेटफॉर्म देती है, चाहे वो भाषा के संबंध में हो, उस प्लेटफॉर्म को लेके आगे बढ़िए। जिससे आपको लगता है कि वो खूंटियां हैं जिसको आपको पीछे खींच रही है, तो वो छोड़ दीजिए। कोई कहता नहीं कि उसको आप पकड़े रखिए। ठीक है ना। शुक्रिया अनुराग। और समय से थोड़ा ऊपर हुआ है, पर बहुत से चर्चा के विषय अभी बिल्कुल बाकी ही रहते हैं, और ये चर्चाएं जो हैं वो जब हम इन चीज़ों को ज़मीन में उतारेंगे और बच्चों के साथ, शिक्षकों के साथ काम कर रहे होंगे, तब और नए प्रश्न भी और ज़्यादा उभरेंगे और उन पर हमारी चर्चाएं जारी रहेंगी। काम और चर्चा ये दोनों जारी रहना ज़रूरी है ताकि थोड़ी स्पष्टता भी आती रहे, और काम से इस पॉलिसी में जो संभावनाएं हैं उसको एक तरह से साकार करने की एनर्जी हमें मिले, ये लगातार एक कोशिश रहेगी। इसमें दो चीज़ों पे मैं टिप्पणी करना चाहूँगी। एक तो ये है कि जो समानता के जरिए गुणवत्ता की बात कही गई है, जो आपने बात रखी सिद्धांतों में,
उस पर ज़रूर एक लाइन मैं ये कहना चाहूँगी कि हम ये भी एक तरह से मैं अगर इसको इस तरह देखूँ कि समानता के ज़रिए गुणवत्ता की बात है, पर अब हमें आगे समानता में ही गुणवत्ता है, इस दिशा में भी जाना है। क्योंकि अगर अवसरों की समानता, अगर एक दूसरे के साथ काम करके कुछ हासिल करने की समानता शिक्षा की प्रक्रिया में ना हो, तो वो असल में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा है ही नहीं। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की परिभाषा में ही ये समानता निहित हो, ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ होगी। और दूसरी बात जो एक बात है कि शिक्षकों के लिए जो प्रोफेशनल डेवलपमेंट की बात है, उनको एक करिकुलम के स्तर पर स्वायत्तता देने की बात है, ये काफ़ी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। और इसमें और आगे हमें चर्चाएं और काम जारी रखना होगा कि जो बच्चों के सीखने के स्तरों के आकलन की बात होती है, उस प्रक्रिया में भी शिक्षकों की स्वायत्तता शामिल हो। करिकुलम के साथ साथ आकलन का एक बहुत गहरा जुड़ाव है और वो एक तरह से ड्राइव करता है कि करिकुलम के तहत किस तरह से नए प्रयास किए जाएं। तो ये पूरे ही सिस्टम की स्वायत्तता शिक्षकों को मिल पाए और इस स्वायत्तता को बहुत अच्छे से काम में तब्दील करने का जो एक मोटिवेशन है, जो अभिप्रेरणा है, वो शिक्षकों को मिल पाए, इसके लिए हम मिलकर काम करते रहेंगे। तो इसके साथ ही मैं आपका भी शुक्रिया कहना चाहती हूँ और अर्चना गौर मैडम, जिनका अध्यक्षीय उद्बोधन थोड़ी देर पहले हमने सुना और उसके बाद भी कुछ सवाल जवाब जारी रहे, उनका भी मैं बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। और जाहिर बात है कि मुद्दा काफ़ी सभी के चिंता का और सभी के सरोकार का है और इसलिए बातचीत ये और जारी रहेगी। तो आपने चूंकि 10 मिनट और कहा था, लेकिन 15 मिनट और हो गए हैं, तो उस एक्स्ट्रा 5 मिनट के लिए और एक्स्ट्रा थैंक यू। लेकिन बातचीत हम जारी रखेंगे। शुक्रिया। थैंक यू, नमस्कार।